हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आज अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लेकिन यस, ये थोड़ा एग्जामिनेशन टेंशन तो आपको होगा क्योंकि नवंबर 21 एग्जामिनेशन नज़दीक आ रही है और आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी। लेकिन अब एक लास्ट पीरियड का कॉन्फिडेंस जो है आपको लेना है। जैसा मैं हर बैच में आपको कमिट करता हूँ कि एग्जाम के एक महीने पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का चार्ट रिवीजन सीरीज लेके आता हूँ और यस, आपके लिए भी अब ये चार्ट रिवीजन सीरीज आ रहा है। सो दोस्तों, ठंडी बढ़ रही है, आपका टेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टीचर का काम होता है कि आपका टेंशन कम से कम करे और आपको ये सब्जेक्ट ईजी वे में रिवाइज करके दे। सो दोस्तों, अब चलिए हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं इस बार ये जो रिवीजन सीरीज है ये मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा, इसलिए मैं कहूँगा कि सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन सीरीज हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से। और कल से डेली बेसिस पे एक या दो चैप्टर्स में अपलोड करते रहूँगा, जिसको मैं प्रीमियर करूँगा और आपको ये चैप्टर्स फटाफट देख लेना है और अगले 5-6 दिन का टारगेट रखना है जिसमें आप ये सब चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आईडीटी चार्ट रिवीजन सीरीज कैसे होगा इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो आर यू रेडी? जोर से बोलिए यस सर। हाउस द जोश? यस सर, बहुत बढ़िया है। तो चलिए यहां पे अगर हम देखें तो चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारा किस तरह से होगा बेटा। यहां पे आपको जो मटेरियल रेगुलर क्लास करते वक्त या सुपर 35 क्लास करते वक्त मैंने जो प्रोवाइड किया है, ये वॉल चार्ट और जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और जो स्टूडेंट के पास अभी अपडेटेड नहीं होगा वो हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हैं www.vsmartacademy.com, जिसकी हार्ड कॉपी आप ले सकते हो। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे प्रोवाइड होगी उसके बारे में नीचे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो चलिए, वॉल चार्ट में आपको जीएसटी के 3 चार्ट्स आते हैं और कस्टम का 1 चार्ट आता है। ऐसे टोटल 4 चार्ट्स होते हैं। जीएसटी का जो रिवीजन मैंने चार्ट में कवर किया, वॉल चार्ट में, जिसमें मैंने जो जो टॉपिक्स कवर किए उसकी एक लिस्ट बनाई है। ये वॉल चार्ट में हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेवी एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, आरसीएम एंड ईसीओ, कंपोजिशन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, एग्जम्पशन, आईजीएसटी एक्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस और रिटर्न, ऐसे 13 चैप्टर्स हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। अब बाकी के जो चैप्टर है इसके लिए मैंने चार्ट बुक बनाई है, जिसको मैं कहता हूं जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक। इसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर्स किए हैं? इसमें मैंने जॉब वर्क, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, असेसमेंट एंड ऑडिट्स, एडवांस रूलिंग, डिमांड एंड रिकवरी, रिफंड, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस, पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन, मिसलेनियस प्रोविजन और स्पेशली एक चार्ट क्यूआरएमपी स्कीम इन रिटर्न। तो बेटा ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ये चार्ट रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगी। आउट ऑफ 75 मार्क्स आपको जो है यहां ये जो है लगभग 25 to 30 मार्क्स का पोर्शन कवर कर लेता है। और आप ये चार्ट करोगे तो आपका ऐसा समझ लो 150 से 200 पेजेस से चार्ट में आपके कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए, अब बेटा यहाँ पे जहां तक हम कस्टम की बात करें तो कस्टम में एक चार्ट आपको प्रोवाइड होगा जिसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर किए, लेकिन आपको थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी कैसे निकालना है उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन चार्ट्स में मैंने मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट कवर कर लिए है। चलिए, तो अब आपको ये रिवीजन सीरीज 2 पार्ट में होगी, वॉल चार्ट रिवीजन सीरीज और जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक रिवीजन सीरीज। वॉल चार्ट रिवीजन सीरीज इंक्लूडिंग कस्टम्स ये अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स का होता है और जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज ये अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स का होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज मैंने 2 इसमें रिकॉर्ड किया है, दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। पार्ट नहीं कहूंगा, 2 अलग अलग वे से रिकॉर्ड किया हुआ है। स्पेशली लास्ट टॉपिक एक इनडेप्थ रिवीजन जो 12 आवर्स का है और सेकंड जीएसटी लास्ट टॉपिक सुपर रिवीजन जो 2.5 घंटे का है। हाँ, ये जीएसटी लास्ट टॉपिक सुपर रिवीजन में सारे टॉपिक्स नहीं है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है पर सारे नहीं, जैसे रिफंड नहीं है, उसके बाद में मिसलेनियस क्यूआरएमपी स्कीम नहीं है, बाकी सब टॉपिक्स तो मैंने कवर किए हैं।
हाँ, ये रिफंड का रिवीजन करना है तो ये शॉर्ट में नहीं हो सकता है, इसको आपको थोड़ा डिटेल में करना है क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आते हैं। तो रिफंड का रिवीजन जो है आपको ये जो इंडेप्थ रिवीजन सीरीज है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लास्ट टॉपिक है इनडेप्थ रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ में आप उसको सुपरविजन भी कर रहे हो, मोर देन इनफ। ये और इसके साथ क्वेश्चनर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो बेटा बस इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ना है और आप इनडायरेक्ट एक्सेस में अच्छा स्कोर अबो 80 मार्क्स के लिए जरूर सोच सकते हो। चलिए, हाँ, लेकिन वॉल चार्ट का सुपर रिवीजन नहीं है, वो एक ही रिवीजन रहेगा। अब ये रिवीजन आपको कहाँ मिलेगा? ये रिवीजन आपको हमारे YouTube के वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आपको हमारा वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कह दूं कि अभी तो चैनल बदल गया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम ऑलरेडी तो कनेक्टेड है, नहीं, ये चैनल चेंज हो चुका है, इसलिए आपको वी स्मार्ट एकेडमी सर्च करना पड़ेगा और वी स्मार्ट एकेडमी का जो नया चैनल है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ही आपको ये पूरी रिवीजन मिल पाएगी। साथ साथ में इसकी प्लेलिस्ट, ये वॉल चार्ट की प्लेलिस्ट बनेगी और ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दी जाएगी। नेक्स्ट बेटा, जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन का भी प्लेलिस्ट बनेगा, इसके लिए भी आपको वी स्मार्ट एकेडमी का ये जो नया चैनल है ये ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका भी प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा। सो ऐसे टोटल 3 प्लेलिस्ट आएगी, ध्यान सुनना, ये टोटल 3 प्लेलिस्ट आएगी। एक वॉल चार्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट जिसमें इतने सारे टॉपिक्स कवर्ड है इंक्लूडिंग कस्टम, दूसरा यहाँ पे जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन का इनडेप्थ रिवीजन का प्लेलिस्ट मिलेगा और एक सुपर रिवीजन का प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको जो भी जैसा सुटेबल है वैसा आपने रिवाइज कर लेना। मेरे तरफ से तो मैं आपको सब्जेक्ट हो सके उतना इजी करके दे रहा हूँ, लेकिन जो भी सुटेबल होगा वो अकॉर्डिंगली आपने रिवाइज कर लेना है। चलिए, अब ये सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिलेगी। रिकॉर्डिंग, मैंने इस रिवीजन को कैसे रिकॉर्ड किया है, तो जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है, ऐसे बहुत से टॉपिक्स की मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है, प्लस कुछ टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा रिवाइज रिकॉर्ड किए हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये यूट्यूब पे प्रीमियर की जाएगी और यूट्यूब पे सेव भी रहेगा, जो आप बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं, आपके नवंबर 21 एग्जाम के हिसाब से सारी अमेंडमेंट्स ये वॉल चार्ट्स में एज वेल एज यहाँ पे हमारा जीएसटी चार्ट बुक है, इसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली गई है। ठीक है, तो मैंने ये जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है उसको अकॉर्डिंगली मैंने अपडेट भी कर दिया है। ठीक है, और वो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये कह दूं, ये जो चार्ट बुक की रिकॉर्डिंग है ये तो एग्जिस्टिंग नहीं, ये तो अभी रिकॉर्डिंग किया हुआ है। चार्ट बुक का रिकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स इनडेप्थ रिवीजन अभी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। बूस्टर रिवीजन बैच लिया था उसमें मैंने डायरेक्टली चार्ट बुक से पढ़ा है, तो ये तो आपको कंप्लीटली अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये वॉल चार्ट रिवीजन की आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग अपडेट करके मिल जाएगी आपके एग्जाम के हिसाब से नवंबर 21। दोस्तों, बाद में हम बात करें तो इस बार जो अमेंडमेंट्स हुई है, थोड़े प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स ज़्यादा है, जिसमें स्पेशली क्यूआरएमपी स्कीम, जिसके लिए तो मैंने चार्ट लिया है और रिवीजन भी ली है, वो तो है, लेकिन प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स ज़्यादा है। तो जो चार्ट्स में कवर हो सकता है, जो चार्ट बुक में कवर हो सकता है, वो तो मैंने ले लिया है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी है जो चार्ट्स और चार्ट बुक में कवर नहीं हो सकती है। तो वो सारी अमेंडमेंट्स की समरी, ध्यान सुनिएगा, वो सारी अमेंडमेंट की समरी वीडियो मैं 2 घंटे का, 2 घंटा ज़्यादा बोल दिया, कम भी हो सकता है, 2 घंटे का ये अमेंडमेंट वीडियो मैं दिवाली के बाद अपडेट कर दूंगा। तो सारी अमेंडमेंट्स की समरी वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एफटीपी रिवीजन वीडियो, इस बार मैं एफटीपी रिवीजन वीडियो बहुत अच्छा लेके आ रहा हूं, जो 2 से 3 घंटे का है, वो भी मैं दिवाली के बाद अपडेट कर दूंगा। तब तक मैं एक अच्छी नोट्स बना लेता हूं एफटीपी की, तो वो भी दिवाली के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। क्लियर? यस और नो? तो चलिए, इसके बाद में अब आपका सवाल होगा कि सर हमें ये मटेरियल कैसे मिलेगा। आपने अगर मेरा क्लास लगाया है स्पेशली नवंबर 21 एग्जामिनेशन का, तो आपको मैंने चार्ट बुक भी दिया हुआ है और चार्ट मटेरियल मतलब वॉल चार्ट्स भी दिए हैं। लेकिन अगर आपने मेरा क्लास नहीं लगाया होगा या आप ओल्ड स्टूडेंट होगे, तो आप हार्ड कॉपी हमारे वेबसाइट से www.vsmartacademy से बाय कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं बाय करना है तो आप जो है यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी विदाउट कोई चार्जेस ले सकते हो। तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि सर हमें ये सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी। तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं
आपको एग्जामिनेशन टिप्स भी देते रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे तो अब एग्जाम का टाइम है, सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है CA_Vishal_Bhatted, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं एग्जामिनेशन टिप्स आपको देते रहूँगा और ऑफिशियल चैनल पे भी एग्जामिनेशन टिप्स आएगी वी स्मार्ट एकेडमी के, यहाँ पे भी आप कनेक्टेड रहिएगा। तो 2 इंस्टाग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। चलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, और वो है क्वेश्चनर से रिलेटेड मैं वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चनर्स के वीडियो मिल जाएंगे। साथ साथ में पहली बार इंडिया में मैंने स्मार्ट डिजिटल बुक बनाई है फॉर क्वेश्चनर्स, जो आपको रियली हेल्पफुल होगी फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन। आप देखना चाहोगे कि ये डिजिटल बुक कैसे बनी है, तो जस्ट 2 मिनट्स देखिए। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसी डिजिटल बुक बनाई गई है। मैं उसको ओपन करूंगा। यहाँ पे ये रियली बेटा एक मैजिकल डिजिटल बुक है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दी है और वहां से आप ये डिजिटल बुक ओपन कर सकते हो रिलेटेड टू क्वेश्चनर। जैसे बेटा ये क्वेश्चनर है, जिसमें क्वेश्चनर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस बार नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए मैंने नया क्वेश्चनर बनाया, जो पुराने जो क्वेश्चनर थे उसको बहुत कंसाइज करके, थोड़ा कॉम्पैक्ट करके क्वेश्चनर बनाया है। 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हैं। तो इस बार का नवंबर 21 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन टोटली अलग है, जिसका मैंने ये डिजिटल बुक भी फ्री दिया हुआ है आपको। तो ये डिजिटल बुक आप डेफिनेटली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और ये डिजिटल बुक का आप यूज कर सकते हो। और जिसकी हार्ड कॉपी अगर आपको बाय करना है तो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो www.vsmartacademy.com से। चलिए, ये स्मार्ट डिजिटल बुक का जो है क्या यूएसपी है, आज तक इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं किया है जो हमने किया है, मैं आपको बताने जाऊंगा। जैसे ये लिंक जब आप क्लिक करोगे तो ये लिंक में आपको इस तरह से लिस्ट आएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा होगा वो लिंक एक्टिव रहेगी, जो लिंक इनएक्टिव है इसका मतलब उसकी अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ये समझ लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये चैप्टर 3 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिजिटल बुक ओपन हो जाएगी। और ये डिजिटल बुक जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ सब डिटेल्स तो दिया ही है जो आप रीड कर सकते हो टैब में या मोबाइल में। लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस डिजिटल बुक का, फिर से कहता हूं, जो आज तक किसी ने नहीं किया है और ये फ्यूचर है जो वी स्मार्ट ने स्टार्ट किया है, और वो है कि हर क्वेश्चन के सामने वीडियो दिया हुआ है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको मेरा असिस्टेंस चाहिए, मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, या वो कंसेप्ट समझना है, तो आप जस्ट सोच रहे हो कि सर अगर सामने आ जाते तो कितना अच्छा होता, तो यस बेटा मैं इमीडिएट आपके सामने आ जाऊंगा। और जस्ट आपको क्वेश्चन के बाजू में प्ले वीडियो क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो प्ले करोगे उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपके सामने आ गया। इसका मतलब एग्जाम तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। बस आप जो है वो जिन होता है ना, जिन को जैसे रब करते हो तो जिन ही आ जाता है, वैसा बस आपको क्लिक करना है, मैं आ जाऊंगा और ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने आपके सामने रहूंगा। सो बेटा ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम ग्रेजुअली इसको अपडेट कर रहे हैं। तो जो जो चैप्टर्स की लिंक एक्टिव हो गई है वो चैप्टर्स का तो आप डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हो। तो ये था बेटा हमारा यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल बुक विथ वीडियो असिस्टेंस, जिसका लाभ, जिसका बेनिफिट आप जरूर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दी गई है। तो चलिए जाते जाते आपको कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। वो ये कि ये जो जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज है, ये ऊपर दिए गए टॉपिक्स जो हैं इसमें इन डेप्थ में रिवाइज किया गया है और वही टॉपिक्स यहां फास्ट में रिवाइज किया गया है। तो ये इन डेप्थ रिवीजन है और ये सुपर रिवीजन है। सुपर रिवीजन में जैसे रिफंड, ये टॉपिक रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है इसलिए कवर नहीं है, और 1-2 टॉपिक्स मिसलेनियस क्यूआरएमपी स्कीम ये कवर नहीं है। बाकी सारे टॉपिक सुपर रिवीजन में फिर से मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको कभी रात को अगर फास्ट में ये जो टॉपिक्स है, ये जो लास्ट टॉपिक है 25 मार्क्स का पोर्शन कवर करते हैं, फास्ट में रिवाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। आई होप
आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मैं कुछ भूल गया होगा तो डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देख लेना, वहाँ आपको सारी बातें मिल जाएगी। ये अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं, यूट्यूब पे मैं देखते रहता हूँ या सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ, उसका अगर कुछ मुझे क्लैरिफिकेशन देना रहा तो 2-3 दिन बाद फिर से डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें आ जाएगा क्लैरिफिकेशन। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ लगता होगा कि सर ये नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा है, तो वो 1.25 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, सो दैट उनका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। आई होप आप ये रिवीजन बहुत एंजॉय करोगे। ये हमारा इंट्रो लेक्चर था। सेम इंट्रो वीडियो मैं लेक्चर 01 में भी दूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं, इंट्रो नहीं देखते, डायरेक्ट लेक्चर 01 देखते हैं, तो उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आप इंट्रो देख चुके हो तो यस, कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। चैप्टर वाइज रिवीजन, डेली चैप्टर्स, 1 या 2 चैप्टर्स में यहाँ पे प्रीमियर करूँगा और सेम यूट्यूब पे सेव रहेंगे। और अगर आज आप लेक्चर 01 देख रहे हैं तो इमीडिएटली बस इसी वीडियो के बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो आर यू रेडी? यस और नो? जोर से बोले फिर से एक बार, यस सर। ऑल द बेस्ट बेटा। बस ये रिवीजन और क्वेश्चन कर लो, अब वो 80 मार्क्स के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक बात और कह दूं, ये CA, CMA और CS तीनों फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स ये रिवीजन देख सकते हैं। CA, CMA, CS तीनों फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स ये रिवीजन देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। चलिए बेटा, तो ये रहा चार्ट आपके सामने। ठीक है, दिख रहा है आपको चार्ट? तो ये चार्ट नंबर 1 है, लेवी। अब ये चार्ट में अगर आपको याद होगा तो मैंने 3 स्टेप में आपको पढ़ाया था। पहला स्टेप लेवी, दूसरा कलेक्शन एंड तीसरा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी में जहां तक है चार्ज, वैल्यू और रेट। चार्ज जो है इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे आता है। इस चार्ट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया है कि यहाँ इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट और उसके साथ पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कंसेप्ट, और उसके बाद में यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई, पर्सन लायबल टू पे टैक्स और रिवर चार्ज का कंसेप्ट मैंने लिया है। यानी ये पहले चार्ट में मैंने लगभग 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कनेक्ट किया है। अगर आप ये चार्ट पढ़ते हो तो आपके रेगुलर बुक का अराउंड, मैं तो कहता हूँ 100 पेजेस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैजिक है। ओके, 100 पेजेस आप कैसे खत्म कर सकते हो। अब ये चार्ट स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिवाइज करूंगा। आपको अगर वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर का मेरा डिस्कशन स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल्स, फिर क्रेडिट मैकेनिज्म अंडर CGST, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टार्ट वहां से करते हैं और उसके बाद में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे चलो बेटा, तो आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें हमारा आज पहला सेशन है। इसमें अगर हम बात करें GST की, अगर हम बात करें GST की, तो GST में हमें CGST, SGST, UTGST, अगर आपको याद होगा तो CGST, SGST और UTGST। यहाँ पे CGST इज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, ये आपको पता है, और SGST, UTGST ये दोनों भी ओके, जहाँ तक देखा जाए इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा। और नेक्स्ट आप अगर हम बात करें तो यहाँ पे IGST, तो IGST ये लगेगा हमारा इंटरस्टेट सप्लाई पे, ये लगेगा हमारा इंटरस्टेट सप्लाई पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ये बिजनेस टैक्स है बेटा। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनल लेवल पे आपको ये सवाल तो पूछेंगे नहीं। दूसरा बेटा ये बिजनेस टैक्स है, कम ऑन, दूसरा बेटा ये बिजनेस टैक्स है। तो इसका ये बेसिक डिस्कशन हुआ। दूसरा जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वो नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 246A और आर्टिकल 366(12). आर्टिकल 246A और आर्टिकल 366(12) क्या कहता है?
आर्टिकल 246A ये सोर्स एंट्री है जो जीएसटी लगाने का पावर देती है। सेंट्रल और स्टेट साथ में जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आईजीएसटी लगाना है तो वो पावर सेंट्रल के पास रहेगी। वो बात अलग है कि रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। आर्टिकल 246A जो है इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 5 ऐसे आइटम्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहे जाते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, उसके बाद में हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट कॉल्ड एज पेट्रोल, 5 ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस दिन से जीएसटी आएगा। इसलिए वो गुड्स को अभी नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स के नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। उसके बाद में आर्टिकल 366(12) ये इसमें जीएसटी की एक डेफिनेशन दी है। इसमें जीएसटी की डेफिनेशन में कहा है कि इंडिया में सभी गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाने का पावर जिसे जीएसटी कहा जाएगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर एग्जिस्टिंग टैक्स रहेगा और वो है एक्साइज एंड स्टेट एक्साइज और वैट वो रहेगा। मतलब अल्कोहल पे जीएसटी लाना है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको चेंज करना पड़ेगा, कि उसमें अमेंडमेंट एंट्री लानी पड़ेगी। तो डिफरेंस क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लाना है तो जस्ट जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन अगर अल्कोहल पे जीएसटी लाना है तो बेटा जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अल्कोहल को तो ये कहते हैं कि जीएसटी के स्कोप में ही नहीं है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के स्कोप में आ सकता है, मतलब वो सप्लाई है पर अभी फिलहाल नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्टिकल 246 के और आर्टिकल 366(12) के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखे। चलो ठीक है, आगे देखा कि एक क्वेश्चन जो आपको बेसिक इस पे आ सकता है, जीएसटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ के जाना कि जीएसटी काउंसिल जो है इनकी पावर्स क्या क्या है। तो जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है और जीएसटी काउंसिल का पावर क्या है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जीएसटी काउंसिल बेटा एक परिषद बनाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल और 28 स्टेट्स, ध्यान से सुनना, सेंट्रल और 28 स्टेट्स जो है ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज, यानी ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये साथ में मिलकर काम करने के लिए एक परिषद होना जरूरी है जिसे हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल, जो प्रेसिडेंट के अंडर में बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी ओके दीदी निर्मला जी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और बाकी सब स्टेट्स के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर या फिर आप कहो तो रेवेन्यू मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहेंगे या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, इनके काम क्या है, इनके हाँ इस पे सवाल आ सकता है कि ये जीएसटी काउंसिल क्या करता है, क्या रिकमेंडेशन देता है। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, जीएसटी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देता है। ओके, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा कि भाई कौन से टैक्सेस सब्सिडी होने चाहिए जीएसटी में, जो 2017 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद में एग्जम्पशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जम्पशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देगा। जीएसटी के रेट्स क्या होंगे उसके रिलेटेड, बेस रेट क्या होगा, ब्रांड रेट क्या होगा उससे रिलेटेड। जैसे अभी जीएसटी के रेट ब्रॉड सेंस में 5%, 12%, 18% और 28% है, और कुछ गुड्स पे 0.25% और 3% रेट्स भी है। स्पेशली डायमंड्स गोल्ड ज्वेलरी होगा तो ये रेट स्पेशल रेट्स उनको दिए हैं, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में थ्रेशोल्ड्स कितने रखने चाहिए, जैसे अभी थ्रेशोल्ड 3 थ्रेशोल्ड है। कौन कौन से 3 थ्रेशोल्ड है, अगर आपको याद होगा तो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ऐसे 3 थ्रेशोल्ड है जो जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन पे होगा। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की लिस्ट जो है आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जांपल लोग मणिपुर, आसाम, मेघालय, उत्तराखंड वो प्रॉब्लम में दे देंगे कि भाई ब्रांच मणिपुर में है। अब मणिपुर में है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मणिपुर है तो यहाँ पे 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड लगेगा, कंपोजिशन स्कीम 75 लाख की ही लगेगी। तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये भाई ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, लेकिन वो प्रॉब्लम में मणिपुर डाल देंगे। यानी वो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, उनको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिस्ट है तो ये इसमें ये स्टेट आते हैं, तो वो एक एरिया जो है आपने लर्न करके जाना। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद में बेटा यहाँ पे ये हमने जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड देखा। फिर हम अगर बात करें तो क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट का एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर में लिया था या आपने पढ़ा होगा। आईटीसी क्रेडिट जीएसटी में कैसे मिलेगा बेटा।
हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिवीजन हो और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको जितना मोटिवेट कर सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या पढ़ना चाहिए मैं वो आपको बताऊँगा, सो दैट ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है? यस और नो? बोलिए यस। यस बेटा। तो आईटीसी क्रेडिट की अगर हम बात करें तो देखो, दो वर्ड्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन से दो वर्ड्स? एक है इनवर्ट सप्लाई, एक है बेटा इनवर्ट सप्लाई, और दूसरा है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई। अब आपको जो है इनवर्ट सप्लाई का क्रेडिट आउटवर्ड सप्लाई के इसमें यूज करने मिलता है। सबसे पहले जो है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको इनवर्ट सप्लाई आईजीएसटी लेना है। मतलब आपने जो भी परचेसेस की है या जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं, आई रिपीट, जो भी परचेसेस की है, जस्ट मिनट बेटा, हाँ, यस, जो भी परचेसेस की है, आपने इंटरस्टेट परचेस की होगी तो आईजीएसटी लग के आया होगा, या आपको गुड्स रिसीव हुआ है और इंटरस्टेट रिसीव हुआ है, सर्विस रिसीव हुई है तो आईजीएसटी लग के आया होगा। दूसरा सीजीएसटी लग के आया होगा आपके ऊपर, और तीसरा एसजीएसटी लग के आया होगा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ख्याल रहे, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अगर आपका स्टेट है तो एसजीएसटी यूज होता है, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी यूज होता है। पर अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बात और याद आ गई, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ओके, बात क्या है? अगर आपको याद होगा, वैसे मैं आगे बताऊंगा ही आपको, और ये बिल्कुल इस बार आप आने वाले मे अटेम्प्ट के लिए अच्छे से पढ़ के जाना है। और वो क्या? देखो बेटा, इंडिया में यहां पे, जस्ट मिनट, हाँ, अगर आप देखोगे तो इंडिया का स्ट्रक्चर डिवाइडेड स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड यूटी। ओके, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और यूटी। स्टेट का मतलब ऐसी यूटी, यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। ऐसे 28 स्टेट्स है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। जैसे आप एग्जांपल लो, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जहां असेंबली चलती है, विधानसभा है। तो इस यहाँ एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी लगेगा और उस ट्रांजैक्शन पे एसजीएसटी लगेगा। ओके, अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, वो ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। दूसरा बेटा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहां मिक्स पावर है, यानी स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी यानी क्या? यूनियन टेरिटरी मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ध्यान सुनना, यूनियन टेरिटरी मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी वहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में तो हमने बैच में पढ़ा था, और डोंट एक्सपेक्ट कि हमने जो बैच में पढ़ा था मैं पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, बस ये शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। अब इंडिया में यहाँ पे 3 ऐसे स्टेट और स्टेट है जहां सेंट्रल की भी पावर चलती है, यानी वो मिक्स है, यानी वो मिक्स पावर में चलता है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, दूसरा है बेटा पुडुचेरी, एंड तीसरा अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर बना है। तो ये ऐसे 3 स्टेट है जहां स्टेट असेंबली भी है, जहां स्टेट असेंबली भी है और सेंट्रल की भी पावर चलती है, मिक्स पावर चलती है। लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर, क्यों ना वो यूनियन टेरिटरी का भी पार्ट होगा, क्यों ना वहां सेंट्रल की पावर भी चलती होगी, क्यों ना वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर भी होगी, लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर यहां स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, यहां स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये जीएसटी के लिए स्टेट ही माना जाएगा।
जीएसटी के लिए स्टेट ही माना जाएगा और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यहाँ यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ओके, ये लर्न करके जाना फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 केस में यहाँ पे यूटी जीएसटी नहीं, अगर दिल्ली के अंदर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है, यानी विद इन दिल्ली होता है, विद इन पुडुचेरी होता है, विद इन जम्मू एंड कश्मीर होगा, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। दूसरा बेटा अगर मैं कहूं तो यस, यूनियन टेरिटरी सेंट्रल जो है, तो यूनियन टेरिटरी, जो भी यूनियन टेरिटरी डिफाइन है, जैसे आप नोट्स में पढ़ोगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद में दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। हाँ, ये अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट की कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये अब कंबाइन हो गया, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। तो उसके बाद में चंडीगढ़ और लद्दाख, लद्दाख ऐड हुआ है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है बेटा, तो ये यूनियन टेरिटरी पे यहाँ पे अगर विद इन दैट यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन होता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। कम ऑन, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। तो ये 50% लगेगा और ये 50% लगेगा। ओके, ये 50-50% लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये आ सकता है, और नेक्स्ट सवाल ये कि सर अगर ये सेंट्रल के ही कंट्रोल में है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी भी सेंट्रल का है और यूटीजीएसटी भी सेंट्रल का है, तो फिर यहाँ सर एक ही क्यों नहीं लगा देते सीजीएसटी? नहीं बेटा, एक नहीं लगा सकते, क्योंकि यूटीजीएसटी का पैसा जो कलेक्ट हो रहा है, क्यों ना सेंट्रल कलेक्ट करे, लेकिन वो पैसा उसी यूनियन टेरिटरी के लिए यूज किया जाता है, और सीजीएसटी का पैसा पूरे इंडिया का फंड होता है, इसलिए वहां पे यूटीजीएसटी अलग से लगता है। तो चलो इस डिस्कशन पे हम आए, और इस डिस्कशन पे आने के बाद देखो यहाँ पे आईजीएसटी आपके इनवर्ट सप्लाई पे आया, सीजीएसटी आपके इनवर्ट सप्लाई पे आया, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आया। तो आईजीएसटी का क्रेडिट आपकी इनवर्ट सप्लाई का आपको आईटीसी मिलता है, और वो आप आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है उसके लिए आप यूज करते हो। तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा उसके लिए यूज कर सकते हो। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, सबसे पहले आप जब भी क्रेडिट यूज करोगे तो वो क्रेडिट आईजीएसटी का यूज करोगे। ठीक है, आईजीएसटी का यूज करोगे, यानी आईजीएसटी का क्रेडिट यहां पे ओके पहले, और आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे। फर्स्ट आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे। अब आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करने के बाद अगर बैलेंस बाकी होगा, सुनना, आईजीएसटी के पेमेंट के यूज करने के बाद अगर बैलेंस बाकी होगा तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। अब लॉ ये कहता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए जब आप यूज कर रहे हो तो फिर कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आईजीएसटी का 200 रुपए का क्रेडिट पड़ा था, और इस मंथ में आपका आउटपुट टैक्स पेबल आईजीएसटी 100 रुपए है। ओके, और सीजीएसटी आपका 50 रुपए है, एसजीएसटी आपका 50 रुपए है पेबल। ठीक है, तो अब सबसे पहले 200 में से आप जो है इसके लिए 100 रुपए यूज कर लोगे। ओके, इसके लिए यूज कर लोगे। अब बचा कितना बैलेंस आपके पास? तो आपके पास बैलेंस बचा 100 रुपए। ओके, अब ये 100 रुपए जो है अब आप किसके लिए यूज कर सकते हो? तो आप सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 50-50 यूज कर रहे हो क्योंकि 50-50 की जरूरत है। एग्जाम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सीजीएसटी 70 है, ओके 70 है, और ये एसजीएसटी आपका पेबल 30 है, तो आप 70 पूरा सीजीएसटी के लिए, बचा हुआ एसजीएसटी के लिए, या फिर आप जो है यहाँ पे मैं ये कहूँ तो 50-50 भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ हर स्टूडेंट का आंसर चेंज होगा क्योंकि वो कोई भी रेशियो में यूज कर सकता है, फुल्ली सीजीएसटी में, फुल्ली एसजीएसटी में, या 50-50%, 70-30%, 10-90%, कोई भी रेशियो में यूज कर सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आईजीएसटी पे, ध्यान सुनना, आईजीएसटी पे आपने क्रेडिट पूरा यूज करने के बाद, यानी आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद आप आ जाइए सीजीएसटी के क्रेडिट पे, बाद में सीजीएसटी के क्रेडिट पे आ जाए। तो एक बार एक सवाल पूछे, क्या आईजीएसटी पूरा यूज हो गया? हाँ, पूरा यूज हो गया, तो फिर आ जाइए सीजीएसटी पे। सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में यूज करोगे, यानी सीजीएसटी का अगर सीजीएसटी होगा तो उसमें यूज करोगे, और आईजीएसटी में यूज करोगे। ओके, यानी आईजीएसटी में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में, या सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूटीजीएसटी में यूज नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। दूसरा, एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में या यूटीजीएसटी में
ओके, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी में यूज कर सकते हो, और दूसरा आईजीएसटी, यानी आईजीएसटी ओपन है, आईजीएसटी अपना क्रेडिट दूसरों को देता है तो दूसरों का क्रेडिट भी ले लेता है, ओके, दूसरों का क्रेडिट भी ले लेता है, तो आईजीएसटी ओपन है। ओके, यहाँ पे क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, समझ लो। ओके, मैं आईजीएसटी हूँ, माय मदर सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और माय वाइफ जो है ओके एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। तो क्या है मैं आईजीएसटी हूँ, ओके, हम तीनों खाना खा रहे हैं, मेरी मदर, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है। तो मेरी मदर जो है मुझे खाना खिला सकती है, ओके, मैं आईजीएसटी हूँ, मेरी मदर यानी सीजीएसटी ओके, तो ख्याल रहे, सीजीएसटी मेरी मदर है, मैं आईजीएसटी हूँ, इंटीग्रेटेड हूँ दोनों के बीच में, और मेरी मदर और मेरी वाइफ का नहीं जमता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी जो है, मेरी मदर खुद खाना खाएगी, मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, और मेरी मदर मुझे भी प्यार से खाना खिलाएगी, सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में। ओके, मेरी वाइफ खुद भी खाना खाएगी तो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, और मुझे भी खाना खिलाएगी आईजीएसटी में, हम दोनों में यूज कर सकते हैं। और मैं दोनों को खाना खिलाऊंगा, मेरे मदर को प्यार से खिलाऊंगा, यानी मैं आईजीएसटी। ओके, पहले मैं खाना खाऊंगा, हाँ, पर ख्याल रहे आईजीएसटी में पहले मैं खाना खाऊंगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दो। ओके, ये कोई भी प्रोपोर्शन में मैं यहाँ खाना खिलाऊंगा, जिससे ज्यादा प्यार है उसको खिलाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे मदर से ज्यादा प्यार है एग्जाम्पल लेना। तो यहाँ पे पर माय मदर एंड माय वाइफ वो दोनों एक में को खाना नहीं खिलाएगी। इन सिंपल वर्ड, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में नहीं, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है, तो क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने एग्जाम्पल जो है इमेजिन किया होगा मेरे साथ। ओके, मैं दोनों आईजीएसटी में दोनों को खाना खिला रहा हूँ, पर पहले मैं खा रहा हूँ फिर दोनों को खिला रहा हूँ। ओके, सीजीएसटी मुझे आईजीएसटी में एडजस्ट, एसजीएसटी आईजीएसटी में एडजस्ट, लेकिन क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक सवाल है, एक सवाल ये कि सर एसजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी में मिलता है क्या, या यूटीजीएसटी का क्रेडिट ओके एसजीएसटी में मिलता है क्या? नहीं बेटा, ओके एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी एक में नहीं होते, और ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है ओके कि एसजीएसटी, क्योंकि एसजीएसटी स्टेट में लगता है, यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी वहां लगता है, तो इन दोनों के क्रॉस क्रेडिट का सवाल आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है अब मैं यहाँ रिवीजन में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ लो नहीं आता है, और अगर आ गया तो इसके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब मैं जो यहाँ एसजीएसटी यूटीजीएसटी ले रहा हूँ, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी में, और दोनों भी आईजीएसटी में अलाउड होंगे। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट देखा क्रेडिट एलोकेशन। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके सामने पूरा कंसेप्ट दिया गया कि ये आउटपुट टैक्स है, ये परचेसेस की, ये इनपुट टैक्स है, तो आपका टेबल कैसे होना चाहिए बेटा? आपका टेबल ध्यान से सुनना। ओके, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, आपका टेबल, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, तो आपने पर्टिकुलर्स, ये टेबल ध्यान से देखो, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी लेना, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ओके, पहले आईजीएसटी, ओके, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, इस तरह से आपने टेबल लेना है, ठीक है। कोशिश करना कि पहला कॉलम आईजीएसटी, इसका बहुत रिलेवेंस है, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल, कभी कभी आपका हो सकता है ओपनिंग बैलेंस भी दिया, मैं ओपनिंग बैलेंस लेता हूँ, जस्ट आपके नॉलेज के लिए लेना। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस आपका आईजीएसटी का 50,000 है, ओके, जो लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सीजीएसटी का 30,000 रुपये है, और एसजीएसटी का 20,000 रुपये है, ये लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर इस मंथ का आपने जो टैक्स पेबल है ऑन योर सेल्स, यानी आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल, ओके, स्पेलिंग वगैरह मत देखना मेरे, मैं ओके रिवीजन ले रहा हूँ तो मेरी स्पीड रहेगी, ठीक है। और मेरी लैंग्वेज बिल्कुल लिखने का तरीका डॉक्टर जैसा है, अपने आप को नहीं समझता मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स पेबल, तो आउटपुट टैक्स पेबल यहाँ पे ये 20,000 रुपये है, ओके, सीजीएसटी 10,000 रुपये है, और एसजीएसटी इस मंथ में 10,000 रुपये है। तो टोटल लाइब, ओके, मेरे पास सॉरी मेरे से एक गलती होगी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं लूंगा, आउटपुट टैक्स पेबल, ठीक है। मेरा आउटपुट टैक्स पेबल जो है 20,000, 10,000 और 10,000 है। ओके, तो मैंने पहले आईजीएसटी ले लिया, फिर सीजीएसटी ले लिया, फिर एसजीएसटी ले लिया। ओके, लेस अब आपका क्या होना चाहिए, लेस आईटीसी।
ओके, अब आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ चाहिए। आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस ले लो। तो आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 50,000 रुपये था, ये जो है आपके पास ओके 10,000 रुपये था, सॉरी ये 30,000 रुपये था, और ये 20,000 रुपये था। अब देखो, मैं ये कहूंगा कि ये एक ही टेबल में मत लेना, जो भी आईटीसी कलेक्ट करोगे आईटीसी का टेबल अलग बना लेना। मतलब क्या, मतलब ये ओके, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ख्याल रखना कि आईटीसी, तो नेट आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, इसका टेबल ही अलग से बनाना, कोशिश यही करना कि आईटीसी का टेबल अलग से बने। अब इसमें आपने फिर ये जो आईटीसी ले रहे हैं इसका आईटीसी का प्रॉपरली टेबल बनाना, जिसमें आपका पर्टिकुलर्स, ओके पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपका कवर होना चाहिए। आई रिपीट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कवर होना चाहिए, जिसमें आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस। ओके, अब ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका होगा 50,000 रुपये, ओके 30,000 रुपये और ये 20,000 रुपये। फिर आपने जो भी परचेसेस की होगी, अब आपने गुड्स की परचेसेस की होगी, सर्विसेज की परचेसेस की होगी, तो जिसके एलिजिबल क्रेडिट है, ओके एक्सक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट, वो क्रेडिट लेना। समझ लो इस बार आपके 10,000 रुपये, ओके 5,000 रुपये और इस मंथ के 5,000 रुपये, टोटल आपके पास क्रेडिट जमा हुआ 60,000 रुपीज। उसके बाद में 35,000 रुपीज और 25,000 रुपीज, ये आपके पास क्रेडिट जमा हो गया, ये आपके क्रेडिट हुए। फिर हमारे मेन टेबल में आना, यहां लिखना लेस आईटीसी, लेस आईटीसी। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है अगर आप ध्यान से देखो तो। और इनर कॉलम में आपके पास आईजीएसटी का टोटल कितना है बेटा, 60,000 है, आईजीएसटी का 60,000 है, ठीक है। सीजीएसटी का कितना है आपके पास, तो सीजीएसटी का आपके पास 35,000 है, समझ लो 35,000। और एसजीएसटी का कितना है, तो एसजीएसटी का आपके पास क्रेडिट 25,000 पड़ा हुआ है, ठीक है 25,000। अब क्रेडिट यूज करना चालू करो। ये आपका आउटपुट टैक्स है, ये आपका इनपुट टैक्स है, ध्यान सुनना, ये आपका आउटपुट टैक्स है और ये आपका इनपुट टैक्स है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज करना। तो आपने पहले आईजीएसटी में यूज कर लिया, तो आपको 20,000 की जरूरत थी, ओके तो आपने यूज कर लिया पहले आईजीएसटी में। फिर पहले आईजीएसटी को खत्म करना, फिर आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो, तो आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट है तो आपने पूरा ले लिया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बचा, ओके पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। फिर सीजीएसटी, अब आईजीएसटी ही एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डैश 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 हो गया, तो आपका लाइबिलिटी नील आया और कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि यहाँ पे अब ये 20,000 की जगह 2 लाख हो जाए, ये 1 लाख हो जाए, तो फिर आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। ओके, अब समझ लो मैंने 2 लाख और 1 लाख यहाँ पे कर दिया, तो अब आपका क्या होगा, अब यहाँ पे कहो क्या, तो आईजीएसटी 60,000 पूरा इसमें यूज हो जाएगा। अगर आप देखते हो तो आईजीएसटी 60,000 पूरा यूज हो जाएगा, ओके इसके लिए बैलेंस ही नहीं बचा। 35,000 इधर सीजीएसटी में यूज हो जाएगा, ओके हाँ। अब सीजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजीएसटी में और आईजीएसटी में ले सकता हूँ, पर आईजीएसटी में यहाँ पे मेरे पास बैलेंस ही नहीं है, और एसजीएसटी में नहीं ले सकता हूँ, और एसजीएसटी का क्रेडिट मैं यहाँ पे एसजीएसटी में लूंगा, ओके इसके लिए नहीं ले सकता, और आईजीएसटी के लिए बैलेंस ही नहीं है, और नेट लायबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस ये है कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आपको क्रेडिट कैलकुलेट करना है, नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आईटीसी का टेबल अलग से बना लेना, क्रेडिट जमा कर लेना और फिर ये टेबल में लाना, और हमारा यहाँ पे जो है आईटीसी टेबल यूज करना है, ठीक है। यस और नो, आया कि नहीं आया आपके समझ में? यस बेटा, यस पंकज जी, स्टूडेंट का क्या कहना है, आ रहा है समझ में? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये फॉर्मेटिंग पे आपने जरूर ध्यान देना, तो आपको बहुत काम आएगा इस फॉर्मेटिंग पे। चलो चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है जीएसटी के, ओके यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है, हाँ ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। प्रिंसिपल और बेनिफिट ऑफ जीएसटी, उस पर भी सवाल आ सकता है। प्रिंसिपल है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जीएसटी भी ओनली ऑन वैल्यू एडिशन लगता है। दूसरा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ट्रांसफर होता है फ्रॉम 1% टू, नहीं, एक मिनट,
साइड से कैमरे के सामने। एक दूसरे कप में लेके आ जा, दूसरे कप में लेके आ जा, ठीक है। चाय आई है बेटा। चलो आज मुझे थोड़ा बहुत कोल्ड है तो मैं कंटिन्यूस चाय पी रहा हूँ, पर तबीयत ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जहां बर्डन ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब बेटा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? जो डेस्टिनेशन पे ट्रांजैक्शन होगा उस डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन की गवर्नमेंट पैसा लेगी। समझ लो, ओके, स्टेट ऑफ यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आप जहाँ के भी होगे बेटा, तो एग्जाम्पल लो कि आप महाराष्ट्र में हो, एग्जाम्पल लेता हूं कि आप महाराष्ट्र में हो। अगर ट्रांजैक्शन आपका सप्लायर और रिसिपिएंट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ट्रांजैक्शन इंट्रा हुआ है, सुनिएगा, ट्रांजैक्शन इंट्रा हुआ है, तो ये कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है? महाराष्ट्र डेस्टिनेशन में हुआ है, तो इसका सीजीएसटी तो सेंट्रल को जाएगा 50%, और एसजीएसटी जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ, अगर ओके ट्रांजैक्शन लेते हैं महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ, अगर ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ बेटा, सप्लायर महाराष्ट्र का है, सप्लायर बेटा महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट गुजरात का है, तो यहां लगता है आईजीएसटी। अब एक बात बता दूं, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि आईजीएसटी स्प्लिट होके नहीं लगता है, आईजीएसटी फुल रेट से लगता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये आपको पता होना चाहिए, आईजीएसटी बेटा फुल रेट से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका जीएसटी रेट 12% होगा, 18% होगा, ओके, या 28% होगा, जो भी फुल रेट से लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए होगी और आईजीएसटी लग रहा है, और तो फुल रेट एट द रेट 18%, यानी 18,000 रुपए पूरा आईजीएसटी लगेगा, ये तो आपको पता है। अब बेटा ये 18,000 रुपए जब गवर्नमेंट को पे होगा तो गवर्नमेंट इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि ये 18,000 रुपए जाएगा तो सेंट्रल के पास, जाएगा तो सेंट्रल के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवाइड करेगी 50%, इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 50% स्टेट को देगी, सेंट्रल और दूसरा स्टेट को देगी। सवाल ये है कि जो नेक्स्ट 50% स्टेट को दिया जाएगा वो कौन से स्टेट को दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि सेल तो महाराष्ट्र से हुआ, गुड्स रिसीव गुजरात में हुआ, तो ऐसे केस में कौन सी गवर्नमेंट को ओके ये दिया जाएगा? तो ऐसे केस में बेटा यहां पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से ये जो 18,000 का 50% है, ओके, ये जहां तक दिया जाएगा वो गुजरात गवर्नमेंट को, कि गुड्स या सर्विस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ओके, गुड्स और सर्विस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो गुजरात है, तो गुजरात होने की वजह से यहाँ पे वो गुजरात डेस्टिनेशन को दिया जाएगा। अब वो आपको एग्जाम में नहीं करना है और इंटर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस इतना है कि आईजीएसटी फुल रेट से लगता है। क्लियर? यस और नो? जोर से बोलिए हाँ सर, ओके, हाउस द जोश, बोलिए यस सर। तो यहाँ पे यस हाय सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो हमने आया प्रिंसिपल ये, ओके, जीएसटी का प्रिंसिपल है कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ आईटीसी का, ओके, यस, जो टैक्स लगा उसका आईटीसी आप ले सकते हो, ओके, रिसिपिएंट उसका आईटीसी ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये पहले इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक बार फिर से आपको, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और जिसके ऊपर यहाँ पे वैट या एक्साइज भी लगता है। जैसे मैं लूंगा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये गुड्स पे, यहां ध्यान सुनिएगा, ये गुड्स पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लगती है। ये गुड्स पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लगता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे, जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज और वैट, अगर हम बात करें तो ये अच्छे से पढ़ के जाना,
आपने। ओके, टोबैको टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। जीएसटी मतलब अगर इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा, और सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, स्टेट एक्साइज और वैट नहीं लगता है। यानी टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर सेंट्रल स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। दूसरा नेक्स्ट बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो ओपीएम, ओपीएम मतलब नार्कोटिक्स वगैरह, ओपीएम एंड नार्कोटिक्स वगैरह। अगर हम बात ओपीएम नार्कोटिक्स की करें तो जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज नहीं और वैट भी नहीं। ओके, जीएसटी और स्टेट एक्साइज लगता है, ओपीएम और नार्कोटिक्स होगा तो इसके ऊपर। उसके बाद में अगर हम बात करें अल्कोहल की बेटा, तो अल्कोहल पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, वो क्योंकि वो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं है। तो एक्साइज सॉरी अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगेगा, स्टेट एक्साइज और वैट लगेगा अल्कोहल पे। ये नो डाउट आपने जब रेगुलर क्लास किया होगा तो आपकी टीचर ने या मैंने तो आपको डिटेल में पढ़ाया ही है, इसके बारे में हमारा अच्छा खासा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अल्कोहल होगा। और फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब वो 5 प्रोडक्ट, कौन से 5 प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसके हम कहते हैं पेट्रोल, और लास्ट में जहां तक हम कहेंगे नेचुरल गैस। तो ये पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट जो है बेटा, हाँ पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट, ख्याल रहे पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पर सेंट्रल एक्साइज लगेगी और वैट या सीएसटी लगेगा। ओके, ख्याल रहे, एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। टोबैको टोबैको प्रोडक्ट होगा तो जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज लगेगा, स्टेट एक्साइज नहीं, वैट नहीं। ओके, दूसरा ओपियम और नार्कोटिक्स होगा तो यानी चरस गांजा या यहाँ पे नार्कोटिक्स प्रोडक्ट हो गए तो जीएसटी और स्टेट एक्साइज लगेगा। तीसरा बेटा यहाँ पे अल्कोहल होगा तो वो जीएसटी के स्कोप में नहीं है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी लगेंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी लगेंगे। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैं इससे ज़्यादा डीप में तो नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं वापस अपने डिस्कशन पे आता हूँ। तो ये एक डिस्कशन बहुत अच्छा था जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बेटा जहाँ तक है ख्याल रहे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट में आऊँगा जो एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना है, जो अमेंडमेंट है, और इस बार वो अमेंडमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, ये अमेंडमेंट क्या है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन, बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुई। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखो, अमेंडमेंट के पहले हमारी यूनियन टेरिटरी थी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। अदर में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, पर क्या रहे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये अलग था। फिर क्या हुआ, ओके आपको याद है तो आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बनाया गया आर्टिकल 370 हटा के, और जो पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ये एक स्टेट था, इसको अलग अलग कर दिया गया। तो अब क्या हुआ आपको बताता हूं। अब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी जो है जीएसटी के हिसाब से क्या क्या रहेगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हाँ
This meeting is being recorded. हेलो। सर 2 मिनट ना, पहले वो जो होस्ट है ना वो ज्वाइन होके ओके हो गया शायद। हेलो। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? सर एम आई ऑडिबल? यस यस। हेलो। यस यस। सर आपकी आवाज़ भी आ रही है, आपकी स्क्रीन भी दिख रही है। सर आपको मैंने पोस्ट बना दिया है। ठीक है। और सर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं आपको पर्सनल चैट पे मेरा नंबर डालता हूँ। मैं व्रत चौकसी फ्रॉम अहमदाबाद लिखा था। ठीक है, मैं कॉल आपको करता मेरे को बोल देते हैं हूँ। हाँ, यस यस ना। ओके सर। यस। सर कैन वी स्टार्ट? यस। ओके सर, ऑल सेट सर। ओके। हाँ। तो यस बेटा, बहुत जोरों से बारिश हो रही है पुणे में, और ये पहली पहली बारिश है। तो मैं आपके साथ रिवीजन ले रहा हूँ, लेकिन पहली पहली बारिश का मज़ा ही अलग है। तो चलिए, बहुत ज़ोरों से बारिश होने की वजह से पावर कट हो गया था बीच में। तो हो सकता है कि इन बिटवीन वापस से एक ऐसे 5 मिनट का ब्रेक आ जाए, क्योंकि वापस से पावर आएगी। यहाँ यूपीएस भी है, इन्वर्टर भी है, पर आई डोंट नो यूपीएस ने सडनली छोड़ दिया। बैकअप तो है, लेकिन अगर हमारा फिर से डिस्टर्ब हुआ तो एकदम पैनिक मत हो जाना, 5 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा और हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? यस। हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या, पहले दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो था ये दो सेपरेट यूटी थी। और अब फिर मोदी जी ने ये सोचा कि ये दोनों सेपरेट यूटी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज वहाँ उतना एडमिनिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है, वहाँ का गवर्नर अलग से अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको एक ही यूटी कर दिया गया और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिया गया। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूँ। बिफोर और अमेंडमेंट के बाद क्या इम्पैक्ट हुए, छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये, जैसे पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट था। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट होने की वजह से, अगर एग्जाम्पल लो आपका, एक सिंपल एग्जाम्पल लो कि समझ लो लद्दाख है और ये एक ही स्टेट है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को मिक्स इसमें डाल दिया। मिक्स मतलब जहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। इसलिए जीएसटी के हिसाब से इसको स्टेट देखा जाएगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है। और लद्दाख यूटी में डाल दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों का ब्रेकअप कर दिया। इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले अगर सप्लायर, सुनिए ध्यान से, पहले अगर सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर में है
और रिसिपिएंट लद्दाख में था, तो ये अमेंडमेंट होने के पहले इंट्रा स्टेट माना जाता था। सुनो, क्योंकि दोनों का स्टेट एक ही था तो इसे इंट्रा स्टेट माना जाता था। अगर आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ब्रांच है और लद्दाख में ब्रांच है तो वो एक ही स्टेट में ब्रांच मानी जाती थी और सिंगल रजिस्ट्रेशन माना जाता था, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाता था, सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता था। लेकिन आज दोनों डिवाइड हो गए, एक स्टेट कम यूटी बन गया और एक यूटी बन गया। तो अब अगर कोई सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख में सेल करता है तो बेटा अब जो है ये इंट्रा नहीं माना जाएगा, ये बेटा अब जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अलग हो गया तो ये जो है इंटरस्टेट माना जाएगा और ये आईजीएसटी के स्कोप में आएगा। और अगर आपकी दो ब्रांचेस है, एक जम्मू एंड कश्मीर में है और एक लद्दाख में है, पहले एक ही स्टेट में होने की वजह से सिंगल रजिस्ट्रेशन था, सुनो, पहले एक ही स्टेट में होने की वजह से सिंगल रजिस्ट्रेशन था, पर अब दो अलग अलग हो गए तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। और अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो ये इस पे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर थी अब लद्दाख में है और वहां सप्लाई किया गया, स्टॉक ट्रांसफर किया गया, तो अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको ये आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन माना जाएगा और आपका स्टॉक ट्रांसफर भी होगा तो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। सेकंड, अगर आपका यहाँ पे ये दमन एंड दीव, अब ये तो पूरा उल्टा हो गया। पहले दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव दो सेपरेट यूटी थी। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर यहाँ पे सप्लाई दादरा नगर हवेली का है और दमन दीव में रिसिपिएंट है और वो यहाँ से दमन दीव में भेज रहा है तो वो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट माना जाता था और उसके ऊपर आईजीएसटी लगता था। या फिर आपकी एक ब्रांच यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली में है, दूसरी ब्रांच दमन और दीव में है, तो ये स्टॉक ट्रांसफर आईजीएसटी के स्कोप में आता था क्योंकि दोनों सेपरेट माने जाते थे। अब दोनों को कंबाइन एक ही यूटी बना दिया, यानी दादरा दीव नगर हवेली ये एक ही यूटी के होने की वजह से अब सप्लायर अगर दादरा हाँ दमन और दीव में होगा और दादरा नगर हवेली में होगा तो अब ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट नहीं, क्योंकि अब पूरी एक यूटी बन गई। एक यूटी बनने की वजह से ये ट्रांजैक्शन अब इंट्रास्टेट में आ गया और पहले जो आईजीएसटी लगता था अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ गया। और अगर आपकी पहले ब्रांच दादरा नगर हवेली और दमन दीव में होगी, दो अलग अलग थी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन था, अब एक ही यूटी में आ गया तो आप चाहो तो दोनों ब्रांचेस को एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में रख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहा, ये अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। समझा या नहीं समझा मुझे जवाब देके बताओ, यस और नो, जवाब देके बताओ। हाँ, यहां पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी होगा। अब चलो परफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये एक स्पेशल डिस्कशन हमने किया। अब देखो बेटा, सेक्शन 9(1) ध्यान से सुनना, सेक्शन 9(1) ये चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, यस बेटा, मैं आखिरी में आपको जो है एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें मैं जो है ये अमेंडमेंट नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, इसके प्रॉब्लम्स भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, दो अलग हो गए। पहले ये एक ही स्टेट था, इसलिए इन दोनों में अगर ट्रांजैक्शन चलते थे तो वो इंट्रा माने जाते थे और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता था। या इन दोनों के ब्रांच, आपकी एक ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है, इन दोनों के ब्रांच में अगर ट्रांजेक्शन होता था तो जीएसटी नहीं आता था अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, क्योंकि सेम स्टेट में है। लेकिन अब दो अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अब ये इंटर स्टेट माना जाएगा।
लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई, और अगर ट्रांजैक्शन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हो गए तो वो यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन आईजीएसटी माना जाएगा। और अगर विद इन लद्दाख हो गए, यानी यहाँ के यहाँ ट्रांजैक्शन होगा, सप्लायर भी यहाँ का है, सुनो, सप्लायर भी यहाँ का है बेटा, और रिसिपिएंट भी यहाँ का है, सब सॉरी सप्लायर भी यहाँ का और रिसिपिएंट भी लद्दाख का है, तो ये ट्रांजैक्शन पे अब सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आएगा, क्योंकि यूटीजीएसटी आएगा क्योंकि विद इन लद्दाख हुआ है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो वो इंटरस्टेट माना जाएगा। ठीक है, डन, ओके। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट, यहां पे अब आता हूं बेटा हमारे चार्जिंग सेक्शन पे। तो ये चार्जिंग सेक्शन जो है ये 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं यहाँ पे, और 3 पार्ट में बेटा, पहला लेवी, दूसरा कलेक्शन, और तीसरा पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। डन। अब बेटा यहां पे कोई भी जब जीएसटी लगता है तो फर्स्ट चार्ज क्रिएट होता है कि क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, फिर सेकंड लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो वो कलेक्ट कब होगा और उसका टैक्स कौन देगा, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी जो है यहां पे, इसको फर्दर 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं, फर्दर 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं लेवी को। चार्ज किसके ऊपर है, यहां पे चार्ज किसके ऊपर है, वैल्यू क्या होगा और रेट क्या होगा, वैल्यू और रेट। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे जीएसटी लगेगा, कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, रेट क्या लिया जाएगा, यहां तो जीएसटी कॉम्प्यूट हो गया, कलेक्ट कब किया जाएगा, और वो पैसा देगा कौन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, वो पैसा देगा कौन। ये थीम के बेस पे, ओके, ख्याल रहे आपको, ये थीम अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये थीम के बेस पर बेटा यहां पे ठीक है, ये थीम के बेस पर पूरा डिस्कशन किया हुआ है, ये थीम के बेस पे। तो देखिए अब मैंने चार्ट जो लिया है वो चार्ट कुछ इस तरह से लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे यस पूरा चार्ट मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे हम इस चार्ट पे आते हैं बेटा, जस्ट अ मिनट। देखिए तो ये जो चार्ट है, अब हमारा चार्ट डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लेवी, लेवी में इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से तो हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट, सॉरी सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से हम इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट तो पढ़ेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे पूरा चैप्टर अंडर आईजीएसटी एक्ट, मतलब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी मैं कवर करूंगा, सेक्शन यहाँ 7, 8, 9 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट कवर करूंगा। तो ये पहला लेवी चैप्टर हुआ। दूसरा कंसेप्ट यहाँ बेटा सप्लाई बेट, नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में क्या, तो इस चार्ट में हम ये पूरा कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, पहले इस पर मैं आऊंगा। ओके, और पहला जो है बेटा चैप्टर सप्लाई, तो यहाँ मैंने स्प्लिट चार्ट लिया हुआ है। ओके, पहला चैप्टर जो है, और पहला चैप्टर जो है यहाँ पे, हाँ आगे देखो। तो ये सप्लाई यानी क्या, सप्लाई का मीनिंग हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन जीएसटी में क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स सेक्शन 252 में डिफाइंड है और सर्विसेज सेक्शन 2102 में डिफाइंड है। सर एग्जाम में हमें क्या ये सेक्शन नंबर याद रखना है, नहीं, आप सिंपली इतना भी लिखो कि एज पर सेक्शन 2 दैट्स इनफ।
सर्विसेज में अगर आपने इतना भी लिख दिया एज पर सेक्शन 2 तो दैट्स इनफ। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन कहती है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी कुछ मूवेबल होगा ओके वो गुड्स माना जाएगा। ख्याल रहे जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे ही लगाया गया है, तो आइदर वो आपके गुड्स में आना चाहिए वो ट्रांजेक्शन, या सर्विसेज के डेफिनेशन में आना चाहिए तो ही जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओके तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएगी, एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, ये एरिया में ख्याल रखना। अगर ट्रांजैक्शन मनी के होंगे, अगर ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज के होंगे तो वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अब गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे का मतलब मनी ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देके मैं फटाफट समझाना चाहूंगा। पहला एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को पैसा दिया, तो अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा देना एक्टिविटी तो हुई है, ट्रांजैक्शन तो हुआ है, पर वो ओके मनी ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। आपने बैंक को पैसा दिया, डिपॉजिट रखा सेविंग अकाउंट ने, बैंक वाले ने पैसा दिया, आपने रुपीस दिया, सामने वाले ने डॉलर दिया, डॉलर भी कवर होगा। या कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये कन्वर्जन मतलब डॉलर टू रुपीस, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। किसी को लोन देना ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, शेयर्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये आप शेयर का सेल परचेस करते हो, तो शेयर का अगर सेल परचेस करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब आपने कोई कंपनी के 5 लाख के शेयर लिए और 5 लाख के शेयर बेच दिए। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है लिख के रखना, मैं बाद में एंटरटेन करूंगा। इन बिटवीन रिवीजन में मैं आपको कोई भी डाउट्स और क्वेश्चन पूछने नहीं दूंगा। ओके, पहले मुझे रिवीजन कंप्लीट करने दो और बाद में आपके डाउट्स और क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे आपने शेयर्स परचेस सेल किए, बॉन्ड परचेस सेल किए, तो 10 लाख के बॉन्ड बेचे, खरीदे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। शेयर्स खरीदे बेचे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। क्यों? गुड्स के डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटीज जो है एक्सक्लूड किया गया है, और आगे सर्विस के डेफिनेशन से भी मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया गया है। इन ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ख्याल रहे, एक बहुत नोट करने लायक बात यह है कि गुड्स के डेफिनेशन में उन्होंने कवर कर लिया एक्शनेबल क्लेम्स, ओके कॉमा, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स एंड एनीथिंग अटैच टू द लैंड। अब इस बात पे आते हैं, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अब गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम का मतलब ओके जहां तक है आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आता है, जबकि जीएसटी के डेफिनेशन में जानबूझ के उन्होंने एक्शनेबल क्लेम डाला हुआ है। एक्शनेबल क्लेम्स का सिंपल मीनिंग अगर कि यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए कि आपके जो है इंश्योरेंस के राइट्स एक्शनेबल क्लेम है, ओके कोई डेप्थ है, अनसिक्योर्ड लोन, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन अब आपको एक बात कह दूं कि इन्होंने गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम क्यों डाला? क्यों? क्योंकि लॉटरी, ये बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने पहले कहा था कि लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग ये एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। अब लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का जो टैक्स था, पहले जो स्टेट टैक्स लगता था, वो जीएसटी में मर्ज कर दिया। अब जीएसटी में मर्ज कर दिया मतलब आज जो भी लॉटरी खेलेगा, पैसा लगाएगा, पैसा कमाएगा, उसके ऊपर जीएसटी है। जो भी यहाँ पे यस बेटिंग गैम्बलिंग करेगा, उसके ऊपर जीएसटी है। अब जीएसटी उसके ऊपर लगाना है तो वो एक्शनेबल क्लेम, 3 ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, उसको गुड्स का स्टेटस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी गुड्स पे लगता है, और अगर हमें लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी लगाना है तो उसको गुड्स के डेफिनेशन में रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक्शनेबल क्लेम्स इस वर्ड को गुड्स के डेफिनेशन में रखा। लेकिन आगे जब शेड्यूल 3 स्टार्ट होगा तो शेड्यूल 3 में उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि ओनली लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी है, बाकी अदर एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के बाहर रखे जाएंगे और उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। मतलब एक चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा, और वो ये कि गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम आता है, ओके सभी एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है, पर सब पे जीएसटी नहीं है। आगे शेड्यूल 3 में ये पढ़ा होगा कि ओनली लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी है, अदर एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है।
ठीक है, डन। और फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड, ये तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हुआ ही है। अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह होगा और वो भी सेल परचेस होता है तो उस पर भी जीएसटी माना जाएगा, वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ये तो डेफिनेशन गुड्स की हुई। फिर दूसरी डेफिनेशन हम सर्विस की देखते हैं। सर्विस यानी क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स। बहुत ही ज्यादा और वाइडर स्कोप में डेफिनेशन है। ओके, आपका इंडिया में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ओके, गुड्स के अलावा, वो सर्विस मान लिया जाएगा। एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसलिए ओके, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और पूछता है कि सर ये जीएसटी के स्कोप में आएगा क्या, पहले तो मैं ये कहता हूं कि देख भाई, जीएसटी के स्कोप में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन जो है ओके वो बहुत ही वाइडर स्कोप में है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, तो वो सर्विस मानी जाएगी। हाँ, उसमें से सर्विस में भी मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब आपका मनी ट्रांजेक्शन होगा या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। पर इंक्लूड्स क्या? तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी। ये पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनो। और ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई हम एक मनी के एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन छोड़ रहे हैं, सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन छोड़ रहे हैं, लेकिन ये मनी के ट्रांजेक्शन होने के लिए या सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन्स होने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा सेपरेट कंसिडरेशन लिया गया तो वो सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, मैं आपको रुपीस दे रहा हूं, आप डॉलर दे रहे हो, मनी चेंजर है, ऑथराइज डीलर है, या डॉलर टू रुपीस कन्वर्ट हो रहा है, रुपीस टू डॉलर कन्वर्ट होना, डॉलर टू रुपीस कन्वर्ट होना, ये ट्रांजेक्शन इन मनी है। पर इसको कन्वर्ट करने के लिए ओके सेपरेट कमीशन लगाया गया, सेपरेट कंसिडरेशन लगाया गया फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी। वो जो सेपरेट कमीशन लगाया गया वो सर्विस मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। सेकंड, मैं आपको यूज ऑफ मनी, मैं आपको पैसा लोन पे दे रहा हूं, आप मुझे रिपे कर रहे हो, मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, वो मुझे वापस कर रही है, ये ट्रांजेक्शन लेना देना मनी का, ये तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है, ये तो एक्सक्लूड किया है। लेकिन इस लेने देने को, पैसा यूज करने के लिए मैंने इंटरेस्ट लगाया, सुनो, मैंने सेपरेटली क्या लगाया? इंटरेस्ट लगाया फॉर यूज ऑफ मनी, तो वो इंटरेस्ट जो है वो सेपरेट कंसिडरेशन लगाया फॉर यूज ऑफ मनी, वो इंटरेस्ट जो है यहां पे सर्विस मानी जाएगी। पर अभी फिलहाल ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और काम में आएगी। अभी फिलहाल इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एग्जम्प्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सर्विस नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी की लेवी है। लेवी मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट ये सर्विस माना जाता है, जीएसटी का चार्ज उसके ऊपर है, पर टेम्पररी गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्पशन में रखा है, वो कभी भी गवर्नमेंट अपना एग्जम्पशन विड्रॉ कर सकती है। पर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट वो भी एग्जम्पशन में है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यस और नो? ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय okay clarified that expression services includes facilitating or arranging the transaction in securities। मतलब क्या? अब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, क्योंकि पहला पार्ट तो हमने मनी का देखा, मनी को यूज करना, मनी का कन्वर्जन करना, उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन लगाया गया ना। दूसरा जो है सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन जीएसटी में नहीं है, वो तो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन के बाहर है। लेकिन सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस लगाए गए, तो वो ब्रोकरेज चार्जेस सर्विस माना जाएगा। ओके, यानी अगर आप शेयर में डील करते हो और आपने शेयर्स खरीदे, तो आपने 5 लाख के शेयर खरीदे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं, पर 5 लाख के शेयर खरीदने के लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस लगाए गए या कोई अदर चार्जेस लगाए गए तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन थी गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो कौन से 3 इवेंट थे? इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं, और वो नेक्स्ट डिस्कशन बेटा क्या? तो सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स, ध्यान सुनिएगा, अब सप्लाई यानी क्या? सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। ओके, और यहाँ पे सेक्शन 7 जो है ओके क्या सप्लाई में इंक्लूड होता है और क्या सप्लाई से एक्सक्लूड होता है। तो पहले मैं इसके 2 पार्ट करूंगा। व्हाट सप्लाई इंक्लूड, सेक्शन 7 सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, और नीचे अगर आप ये एरो को देख रहे होगे तो ये एरो नीचे जा रहा है कि व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड, मतलब सप्लाई में क्या नहीं आएगा, जो शेड्यूल 3 उसके बारे में बात करेगा। ओके,
तो हम सबसे पहले आता है कि सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। ओके, तो अब मैं जो है बेटा यहाँ मैं इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ कंसिडरेशन, और दूसरा पार्ट है विदाउट कंसिडरेशन। अब थोड़ा मैं पहले पार्ट पे आता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। ये विथ कंसिडरेशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट आपके सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाना चाहती है, पर गवर्नमेंट तभी लगाना चाहती है अगर आपको कुछ मिला, कंसिडरेशन मिला। आपको मिला तो गवर्नमेंट कहती है हमको भी चाहिए। ओके, तो अगर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लगेगा। पहला फंडा आप दिमाग में ये रखिए, कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लगेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पहला फंडा कंसिडरेशन है तो जीएसटी। मतलब क्या, दिमाग में फिट कर दो पहला पॉइंट कि अगर फ्री सर्विस है, फ्री गुड्स दिया गया, कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया गया, तो पहला थॉट तो यही आना चाहिए कि जीएसटी नहीं लगेगा। पहला थॉट यही आना चाहिए कि जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। लेकिन ओके, गवर्नमेंट लगाना भी नहीं चाहती क्योंकि तुमने कुछ कमाया नहीं तो हम क्यों टैक्स लगाए। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट जानबूझ के रख रही है, जहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फ्री होगा तो भी जीएसटी लगाएंगे। और ऐसे 4 ट्रांजेक्शन है, 4 पैराज है। मतलब क्या, पैरा 1, 2 और 3, 4 ये विदाउट कंसिडरेशन हो गए तो भी जीएसटी गवर्नमेंट लगाएगी। और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे, इसलिए जीएसटी लगाना चाहती है। इसलिए इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये 4 ट्रांजेक्शन छोड़ के, ये 4 ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब है, ये 4 ट्रांजेक्शन छोड़ के बाकी फ्री सप्लाई पे कभी जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको फ्री सप्लाई दिया है तो ये देख लेना कि 1, 2, 3, 4 इसमें आता है तो जीएसटी, अदरवाइज नॉट। चलो अब आते हैं हम यहां पे। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे पहले कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी। अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद कंसिडरेशन। पहला पार्ट 71A और दूसरा पार्ट 71B। ध्यान सुनिएगा, पहला पार्ट 71A और दूसरा पार्ट 71B। ओके, 71A। ओके, यहाँ पे पहला पार्ट ये जो है, ये आपको प्राइमरीली बताता है कि कब जीएसटी आएगा। ठीक है, कब जीएसटी आएगा, सेक्शन 71A। 71A ये कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा, all forms of supply of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business। okay, तो यहाँ पे जीएसटी लगाया जाएगा। मतलब ये चारों क्यूमुलेटिव कंडीशंस है और ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो जीएसटी लगाया जाएगा। स्टार्ट देखो कैसा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, आप किसी भी फॉर्म में गुड्स को दो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एक्टिविटी में गुड्स और सर्विस का आपने सप्लाई किया, और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, किसी भी फॉर्म में दिया हो। ये सचास तो सिर्फ एग्जाम्पल है, फिर आपका फॉर्म सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, किसी भी फॉर्म में आपने दिया, अगर मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी मैं आपको बेसिकली बताऊं कि जीएसटी कब लगता है। इंडिया में किसी भी फॉर्म में आपने गुड्स और सर्विसेज दिया फॉर कंसिडरेशन, जिससे पैसा कमाया, और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, सुनो, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर फॉर्म कोई भी हो, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वो सेल भी हो सकता है, जस्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब हो सकता है कि आपने उसको सेल नहीं किया है, ओके, आपने सिर्फ गुड्स ट्रांसफर किया है, पर आपको कंसिडरेशन मिला है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे हायर परचेस एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, जिसमें आप ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे देते हो, अभी तो सिर्फ गुड्स ही देते हो, तभी उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यू ट्रांसफर द गुड्स और यू हैव ट्रांसफर द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। या आपने बार्टर किया हो, या बैरियर नहीं, बार्टर चाहिए, गलती से बैरियर है, बार्टर किया हो, ओके, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, आपने गुड्स एक्सचेंज किए हो, लाइसेंस एग्रीमेंट है, रेंटल होगा, लीज होगा, डिस्पोजल होगा,
कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपके ऊपर जीएसटी आएगा। पढ़ते वक्त अगर आपके जो भी रेगुलर बैच जहां से भी आपने क्लास किया हो, उन्होंने बहुत डिस्कशन लिया होगा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इसको इग्नोर कर देना, बस एक बार रीड करके छोड़ देना, ज्यादा इसको लर्न करने की कोशिश मत करना। सेल क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल लिव इट। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज आपके ऊपर इसके इंडिविजुअल पे कोई सवाल पूछा जाएगा। ओके, ये बस एक लाइन याद रखना, ऑल फॉर्म फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, खत्म, जीएसटी आ जाएगा। एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है। अब यहां पे मेड और एग्री टू बी मेड, देर इज एन एग्रीमेंट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे होगा, अगर आपने कोई भी सप्लाई किया हो, किसी भी फॉर्म में किया हो, मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब अब मैं आपका ध्यान अग्री टू बी मेड पे लाऊंगा। ये अग्री टू बी मेड यानी क्या, कि अगर आपको एडवांस मिल गया या आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो केस में भी जीएसटी आएगा। लेकिन एडवांस मिलता है तो गुड्स का एडवांस अगर मिलता है तो फिलहाल एक नोटिफिकेशन है 66/2017, और वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि गुड्स के एडवांस पे फिलहाल जीएसटी नहीं है। जब गुड्स का इनवॉइस बनेगा तभी जीएसटी लगाना। नो डाउट जब जीएसटी नया नया था तो स्टार्टिंग में गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस मिलता था, अग्रीड टू बी मेड माना जाता था, उसके ऊपर जीएसटी था। लेकिन यहाँ पे बिजनेस वालों ने थोड़ा अपोज किया, ट्रेडिंग कंसर्न वालों ने अपोज किया कि नहीं, हम एडवांस पे जीएसटी नहीं देंगे। तो मोदी जी ने टेम्पररी एक नोटिफिकेशन दिया है जो अभी तक चल रहा है, और नोटिफिकेशन नंबर है 66/2017। और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी गुड्स का सप्लाई होता है तो उसका टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई, एडवांस बेसिस पे नहीं आता है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस उसके बेसिस पे ही आता है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस मिलता है तो उस एडवांस पे आज भी जीएसटी आता है। तो हमने देखा मेड और अग्रीड टू बी मेड। नेक्स्ट बेटा मैं आपके डिस्कशन पे होगा कि आपने जो सप्लाई किया है ये फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। मैंने तोड़ा है कंडीशन को, पर आपने एक साथ पढ़ना है कि व्हाट एवर द सप्लाई मेड फॉर कंसीडरेशन, उसके अगेंस्ट में कंसीडरेशन होना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा। अब एक सवाल है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरेशन? कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 231 में अगर आप कंसीडरेशन की डेफिनेशन देखते हो तो इसको शॉर्ट में और फास्ट में कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। ये सप्लाई चैप्टर आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, बस इसके क्वेश्चन आंसर देखने चाहिए। आप आईटीसी पे ज्यादा फोकस करो, कंपोजिशन लेवे पे ज्यादा फोकस करो, रिटर्न चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन रिटर्न इनवॉइस चैप्टर पे फोकस करो। ओके, क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ा है, और नो डाउट जब भी आपने किसी के पास भी क्लास लगाया होगा तो ये चैप्टर से ही आपने ये किया होगा। तो हम रिवीजन तो पूरा करेंगे बेटा, आगे हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा मैं जरूर बताऊंगा। ये रिवीजन 2-3 घंटे में खत्म नहीं होगी, और मैं तो मेरे से पॉसिबल नहीं बेटा 2-3 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर देना। हाँ, मैं रिवीजन के यहाँ पे लगभग हमें 10 से 12 घंटे लगते हैं पूरा जीएसटी रिवाइज करने में, पर आपका बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा विथ एग्जाम्पल, और आगे का शेड्यूल कैसे रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक्शन 231 फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या, तो आपको आपने जो गुड्स दिया या आपने सर्विस दिया उसके अगेंस्ट में आपको मनी मिला होगा, तो गवर्नमेंट कहता अच्छा मनी मिला है, तुमको मिला हमको भी चाहिए। अच्छा, आपने जो गुड्स और सर्विस का सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में मनी नहीं मिला, अदरवाइज मिला, अदरवाइज मतलब क्या, काइंड में कुछ मिला, आपको उसके अगेंस्ट में दूसरा गुड्स मिल गया, उसके अगेंस्ट में जैसा एक अभी आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ने सर्विस दी और उसके अगेंस्ट में उसको फ्लैट मिल गया, अदरवाइज मिला, तुमको अदरवाइज मिला, तुमको मिला तो हमको चाहिए, या कुछ भी आपको काइंड में मिला होगा आपके सप्लाई का, तो दैट्स ऑल, वो कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। मतलब आपने जो सप्लाई किया, मेड और अग्री टू बी मेड, उसके अगेंस्ट में मनी मिलता है वो कंसीडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज मिलता है वो कंसीडरेशन माना जाएगा। तो okay, any payment made or agreed to be made in money or otherwise in respect of, in response to or for inducement of supply of goods or services, मतलब आप जो supply of goods or services कर रहे हो, in respect of that supply, in response to that supply or for inducement of that supply you got money or otherwise, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई पैसा मिल गया, और पैसा मिल गया तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा, ओके, द मॉनेटरी वैल्यू
ऑफ एक्ट या फॉरबिडेंस, ध्यान से सुनना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबिडेंस, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ योर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब आपने जो गुड्स सप्लाई किया, आपने जो सर्विसेज सप्लाई किया, उसके अगेंस्ट में आपको मनी नहीं मिला, अदरवाइज नहीं मिला, पर यहाँ पे कोई एक्ट करके मिला या फिर फॉरबिडेंस करके मिला, तो वो भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक्ट या फॉरबिडेंस जो है बेटा, ये एक्ट और फॉरबिडेंस जो है यहाँ, हाँ कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर ये नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी है। यस, ये नवंबर अटेम्प्ट के लिए बेटा, सेम मई और नवंबर के लिए, जहाँ कोई थोड़े बहुत चेंज हो गए तो मैं बता दूंगा, बाकी दोनों के लिए आप ये रिवीजन लेक्चर कर सकते हो, ठीक है। कहाँ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, स्पेशली मई के लिए है, पर कुछ स्टूडेंट्स अगर नवंबर के लिए कर रहे होगे तो मैं कहाँ चेंज हुआ है, छोटे छोटे चेंज हुए मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये एक्ट और फॉरबिडेंस क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और मैंने रेगुलर क्लास में भी एग्जांपल लिया था एक्ट और फॉरबिडेंस का। एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले लो कि जैसे मेरी वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है, तो इंटीरियर डेकोरेटर है, तो उसको जो बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं, रेगुलर क्लास में तो बहुत अच्छे से लिया है। उसको क्या हुआ था कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड का, मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, उसका इंटीरियर डेकोरेशन का काम मिला, पर मेरे फ्रेंड ने पहले ही कह दिया था कि देख भाई, ओके तेरी वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर है, मैं फीस तो दूंगा, हाँ अपनी फ्रेंडशिप अलग, फीस अलग। ओके, तो मैंने कहा ठीक है तेरी मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन चालू हुआ, तो अब उसको जल्द से जल्द करवा के देना था, इसलिए यहाँ पे उसका 3 महीने का टाइम मिला था कि 3 महीने के अंदर पूरा इंटीरियर डेकोरेशन करना है, और 3 महीने के अंदर करना है, तो दिन रात काम चल रहा था। अब रात को जो है जब कारपेंटर काम कर रहा था तो बहुत आवाज़ आ रही थी, तो बाजू वाला जो नेबर था उसने ऑब्जेक्शन ले लिया, उसने कहा कि नहीं नहीं, ओके आप काम नहीं कर सकते रात को, दोपहर को भी हमारा सोने का टाइम रहता है, आप दोपहर को भी काम नहीं कर सकते, और उसने सोसाइटी में स्टे लाया कि ये काम नहीं कर सकते। मेरी वाइफ टेंशन में आ गई, मेरे वाइफ ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो 3 महीने में आपके फ्रेंड को देना है। मैंने कहा डर मत, मैं हूं, ओके। तो यहाँ पे मैं उसके साथ गया, वो जो नेबर ने ऑब्जेक्शन लिया था उसको कहा कि देख भाई, अब 3 महीने में हमको कंप्लीट करके देना है, आज तू हमें हेल्प करेगा तो कल ये भी तुमको हेल्प करेंगे, मेरा फ्रेंड भी तेरे को हेल्प करेगा, तेरे घर का भी इंटीरियर बाकी है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है, ओके हम नहीं अलाउ करेंगे ऐसा वैसा, और हमने जो स्टे लिया है, हम स्टे जो है नहीं निकालेंगे, आप नहीं काम करोगे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, व्हाट एन आइडिया सर जी। मैंने कहा देख भाई, ओके तेरे तो ये देख हॉल का इंटीरियर नहीं हुआ है, तो हमारा काम चल रहा है, साथ साथ में तेरा भी काम कर लेंगे, ओके तेरे हॉल का इंटीरियर कर लेंगे। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे कौन मांग रहा है भाई, ओके तू सिर्फ जो है मटेरियल का पैसा देना, वो भी हम साथ में बुला लेंगे तो वो कम प्राइस में हो जाएगा। तुझे हम जो है इंटीरियर का पैसा नहीं मांगेंगे, कारपेंटर का भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ मटेरियल का पैसा दे दे, तेरे ये हॉल का भी काम कर लेंगे। तो वो बड़ा खुश हो गया, अच्छा मेरे हॉल का इंटीरियर करके मिल जाएगा और सिर्फ मुझे मटेरियल का देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई तू मटेरियल का दे, इंटीरियर तेरे को फ्री मिल जाएगा और कारपेंटर भी फ्री मिल जाएगा, साथ साथ में तेरा काम कर देंगे। तो उसने कहा अच्छा, तो आप जो मुझे फ्री करके दे रहे हो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देख भाई, हम तुझे एक सर्विस देंगे, और सर्विस जो देंगे इंटीरियर सर्विस देंगे, ओके। इस सर्विस के अगेंस्ट में तू हमारे लिए एक काम कर, क्या, फॉरबिडेंस, मतलब तूने जो स्टे लिया है वो छोड़ दे, ओके तूने जो स्टे लिया है वो छोड़ दे, बस इतना काम हमारे लिए कर दे तो तुझे सर्विस फ्री मिल जाएगी। अब रियल में देखो तो ये सर्विस फ्री नहीं है, ओके। एक सॉन्ग मुझे याद आता है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, ओके लिव द कॉर्पोरेट विल गो बियॉन्ड द सीन। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिखने में ये सर्विस फ्री जा रही है उसको, पर रियल सेंस में ये फ्री नहीं है, ओके। जो मैं इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस उसको दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सर्विस, इन रिस्पॉन्स टू दैट सर्विस, मुझे कुछ वो एक्ट करके दे रहा है या फॉरबिडेंस करके दे रहा है। तो ये मत समझना कि कंसिडरेशन ऑलवेज मनी में होगा। आपने जो भी सप्लाई किया मनी में भी हो सकता है, अदरवाइज काइंड में भी हो सकता है, या फॉरबिडेंस या कोई एक्ट में भी हो सकता है, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन माना जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा। तो फिर सर कब बोलना कि ये फ्री सर्विस है और जीएसटी नहीं आता है, मतलब अगर आपने जो सप्लाई किया है उसमें मनी भी नहीं मिल रहा है, काइंड में भी नहीं मिल रहा है, कोई एक्ट करके भी नहीं मिल रहा है, और कोई फॉरबिडेंस करके भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके बस निष्पाप एक सर्विस दी आपने, ओके जिसका रिटर्न की कोई इच्छा नहीं रखी आपने, कुछ भी नहीं, बस अपने तरफ से सर्विस देते गए, फ्री सर्विस देते गए, तब जाके जीएसटी नहीं आएगा। यानी ये 4 बातें नहीं होनी चाहिए, मनी, अदरवाइज, एक्ट या फॉरबिडेंस। आई होप आपको समझा होगा।
उसके बाद में ओके जहां तक देखा जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, मतलब अब ये इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट बेटा जनरली तब होता है जब ओके आप कोई चीज जानबूझ के इंड्यूस करते हो। ओके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे मुंबई पुणे हाईवे है, बीच में कुछ रेस्टोरेंट है। अब ये रेस्टोरेंट को पता है कि प्राइवेट बसेस चलते रहती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्राइवर के साथ मिली भगत की। उन्होंने बहुत से ड्राइवर को कहा देख यार तुम्हारी बस हमारे रेस्टोरेंट पे रुक, पैसेंजर्स होते हैं उतरेंगे कुछ खाएंगे हमारे रेस्टोरेंट में, ओके तो हमारी भी कमाई होगी। तो अब क्या होगा कि ये रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि देख ओके यार तुझे हम फूड, और तुझे क्या देंगे, तुझे हम फूड फ्री देंगे, फूड फ्री देंगे, थोड़ा बहुत अदर सर्विसेज फ्री देंगे हमारे रेस्टोरेंट की। ओके इसके बदले में तुझे क्या करना है, इसके बदले में तुझे बस इतना करना है कि तेरी बस यहाँ रोकना है। अब दिखने में आपको फ्री दिखा जा रहा है कि उसको फूड फ्री दिया गया, उसको अदर सर्विसेज फ्री दी गई, पर रियल सेंस में फ्री नहीं है। उसको इंड्यूस किया गया कि आप जो है बस को रोका जाए, तो उसको बेटा इंड्यूसमेंट कहा गया। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपने एग्जाम पर्पस के लिए याद रखनी, मतलब रखनी ही चाहिए। और कौन सी दो बातें आपने याद रखनी चाहिए? पहला, सब्सिडी, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझ लो, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और फर्टिलाइजर बनाता हूँ, और ये जो फर्टिलाइजर मैं बना रहा हूँ तो 100 रुपए का एक पैकेट बनता है फर्टिलाइजर का, जिसमें गवर्नमेंट 40 रुपए की सब्सिडी देता है। यानी मैं जब वो पैकेट बेचता हूँ तो फार्मर से 60 लेता हूँ, पैक 100 रुपए का है, फार्मर से 60 लेता हूँ और 40 रुपए गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है सिर्फ 60 माना जाएगा, गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, और उस 40 रुपए पे जीएसटी नहीं आएगा। और दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स, ओके बहुत सी बार सप्लायर को डिपॉजिट मिलता है। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल यहाँ पे कि कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट रहा है और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के डिपॉजिट मिल रहा है, सर्विस का पैसा नहीं मिल रहा है, डिपॉजिट मिल रहा है। या बीएसएनएल आपको कनेक्शन दे रहा है, या फिर कोई लीज लाइन का कनेक्शन ले रहे हो आप इंटरनेट, तो आप कुछ डिपॉजिट दे रहे हो, तो जो डिपॉजिट मिलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो डिपॉजिट एडजस्ट हो जाए सप्लाई के अगेंस्ट में, जैसा बहुत सी बार क्या होता है कि आपने पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या करती है, आपके डिपॉजिट से विड्रॉ कर लेती है। अगर वो डिपॉजिट से विड्रॉ कर लिया तो जिस दिन डिपॉजिट से विड्रॉ कर लिया अगेंस्ट द सर्विस, उस दिन जीएसटी आएगा, जस्ट डिपॉजिट देना जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो ये हमने कंसिडरेशन के केस में देखा। समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ। ओके समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ, यस और नो। आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूं बेटा, वेरी गुड। चलिए, जैसे अभी मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी 2 शॉप्स है मैंने खरीद के रखी है, और यहाँ पे मैं जब रेंट पे देता हूँ डिपॉजिट लेता हूँ, तो जब डिपॉजिट मिलता है तब उसको वो कंसिडरेशन नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ मंथली रेंट जो है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, पर कोई मंथ में सामने वाले जैसे कोविड के केस में उसने रेंट ही नहीं दिया तो मैंने डिपॉजिट से काट लिया, जिस दिन मैंने डिपॉजिट से काटा उस दिन वो सप्लाई माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके डन। चलो ये था कंसिडरेशन। उसके बाद में अगर सप्लाई होना है तो आपकी फोर्थ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अगर सप्लाई तो आपकी फोर्थ एक्टिविटी है कि ये जो भी आपने किसी भी फॉर्म में सप्लाई किया होगा, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन है, पर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके तो ही वो सप्लाई माना जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा कि आपने घर की जो है आपने घर की रद्दी बेची, ध्यान सुनना, आपने घर की रद्दी बेची। अब घर में रद्दी हुई, मम्मी आ गई, रद्दी वाले को बुलाया, भाई आप बेच रहे हो घर की रद्दी, घर का कचरा था कुछ आपने बेच दिया वो ओके कबाड़ में। अब ये जो है बेचा है आपने, सेल तो हुआ है, कंसिडरेशन भी मिला है, लेकिन क्या ये बेचना, मम्मी का कबाड़ में बेचना, रद्दी बेचना, क्या ये जो है, क्या ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है? लेमैन लैंग्वेज में बताओ, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सीबीआईसी ने कहा है यहाँ पे कि यहाँ पे
आप जो घर की रद्दी बेच रहे हो, यहाँ पे कबाड़ बेच रहे हो, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो। फिर एक सवाल दिमाग में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? क्या बिजनेस जीएसटी में डिफाइंड है? यस डिफाइंड है, सेक्शन 270 में बिजनेस डिफाइंड है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट यहां पे कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी क्या? अब रद्दी बेचना तो बिजनेस नहीं है, घर की कबाड़ बेचना तो बिजनेस नहीं है। इवन आपका मोबाइल है, अब आप मोबाइल कोई मोबाइल शॉपिंग में जाके बेच रहे हो तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, क्योंकि मोबाइल बेचना आपका बिजनेस नहीं है, पुराना हो गया, आपने जाके बेच दिया। हाँ, कंसिडरेशन मिला, आपने जाके बेच दिया, तो वो कोई यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं बोला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहां तक है बिजनेस यानी क्या, तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या दी है जीएसटी में? ओके, एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, कोई भी ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग, अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ट्रेडिंग आपको पता है, कोई भी ट्रेडिंग करना, रेगुलर एक्टिविटी करना, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, कमर्शियल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना बिजनेस माना जाएगा। प्रोफेशन और वोकेशन बिजनेस माना जाएगा। कोई एडवेंचरस एक्टिविटी है, वेजर है और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेजर मतलब जब रेस क्लब होता है तो वेजिंग होता है वहां पे, उसे वेजर कहते हैं। तो वो एक्टिविटी ओके यहाँ पे बिजनेस मानी जाएगी बिजनेस की डेफिनेशन में। प्रोफेशन है, वोकेशन है, वो भी कवर होगा। वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनियर बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पे उसमें प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो जीएसटी लगेगा। तो ख्याल रहे, हमारे दिमाग में एक डेफिनेशन बैठी हुई है क्या कि भाई बिजनेस मतलब एक्टिविटी टू अर्न अ प्रॉफिट, नहीं, जीएसटी में आपको ऐसे नहीं लेना है। जीएसटी में आपको उसमें प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन अगर देखें तो जीएसटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 9 एक्टिविटी को बिजनेस कहा गया है। अब मैं आपको कहूँगा 9 एक्टिविटी को वर्ड टू वर्ड लर्न मत करना, एक बार रीड कर लेना और छोड़ देना। ओके, बस उस कंसेप्चुअली समझ लेना और आगे बढ़ जाना। तो कौन सी 9 एक्टिविटी को? पहला, ओके, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। दूसरा, नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, वेदर और नॉट, सॉरी ए, बी, पहले बी ले लेता हूं। बी एक्टिविटी देखो, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ इंसिडेंटल टू और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, मतलब सब क्लॉज ए में आपका कोई ट्रेडिंग कंसर्न होगा, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी, उससे कनेक्शन में या उससे इंसिडेंटल एंसिलरी में कोई एक्टिविटी करते हो तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी और उस पर भी जीएसटी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आगे बढ़ते जाऊंगा फटाफट। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, यहाँ पे इंसिडेंटल या कनेक्टेड एक्टिविटी यानी क्या? अब देखो क्या हुआ, जैसा कोविड आया था तो कोविड के केस में अब हमारे फेस टू फेस तो क्लासेस बंद हो गए। मैंने 7 हॉल लेके रखे थे पुणे में, अब इतने हॉल का काम नहीं है, मैंने कुछ हॉल जो रेंट पे थे, जो मेरे थे वो तो ठीक है, पर जो रेंट थे वो तो मैंने छोड़ दिए। अब उसमें बेंचेस पड़े हुए थे। अब मेरा मेन एक्टिविटी जो है, मेरा प्रोफेशन है, क्लास ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज है, क्लास लेता हूँ, लेकिन अब बेंचेस जो पड़े हैं, जो मैंने बिजनेस की असेट बताई थी, सुनना, जो मैंने बिजनेस की असेट बताई थी और जो बेंचेस पड़े हुए हैं, अब वो बेंचेस मैंने बेचे, वहां का प्रोजेक्टर बेचा, वहां का मटेरियल बेचा। अब वो मटेरियल बेचना मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है। ओके, वो बेंचेस बेचना मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है फॉर कंसिडरेशन, लेकिन वो बिजनेस असेट थी, पर इसलिए ओके क्लॉज बी के हिसाब से वो कनेक्टेड टू माय बिजनेस कहा जाएगा, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू बिजनेस कहा जाएगा। और जो बेंचेस मैंने बेचे उसके ऊपर मैंने जीएसटी दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने 2 लाख के बेंचेस बेचे, जीएसटी का बिल बनाया है, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। इवन दो मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है, पर मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। तीसरा, any activity or transaction in the nature of subclause A, whether or not in volume, frequency or continuity or regularity of such transaction। इस पार्ट को समझ लो। ये पार्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके क्लॉज ए के नेचर की होगी, क्लॉज ए मतलब क्या? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, इस नेचर की होगी, ओके, उस टाइप की होगी, पर आपने वॉल्यूम में नहीं की होगी, ओके, आपने फ्रीक्वेंसी में नहीं की होगी, एक ही एक्टिविटी की होगी, तो भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। समझ लो। ओके, यहाँ पे किसी की मोबाइल शॉप ही है, अब मोबाइल शॉप ही वो 20 साल से चला रहा है, उसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया ये बिजनेस का, ठीक है, पर उसका मेन बिजनेस है मोबाइल बेचना लेना। अब उसका एक फ्रेंड आया, उसको भी बिजनेस डालना था,
तो उसको बिजनेस डालना था, तो उसने कहा यार तुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल में, तो मुझे हेल्प कर दे यार, ओके मैं भी मेरे एरिया में मोबाइल शॉप डालना चाहता हूँ। तो इसने कहा ठीक है मैं तुझे हेल्प कर देता हूँ, और इसने उसको हेल्प किया, सप्लायर का डिटेल्स दिया, कैसे शॉपिंग, कैसे तूने सेटअप करना चाहिए, तूने कस्टमर को कैसे कन्विंस करना चाहिए, तूने क्या क्या करना चाहिए तेरे मोबाइल शॉप में, उसने पूरा हेल्प किया। और ये हेल्प करना, ये असिस्टेंस देना इसका मेन बिजनेस नहीं है, इसका मेन बिजनेस तो मोबाइल सेल करना था। लेकिन इसने जो हेल्प किया उसके कंसल्टेंसी चार्जेस 4 लाख रुपए लिए। अब देखो इसकी ये एक्टिविटी रेयर है, वॉल्यूम में नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है, रेगुलरिटी में नहीं है, लेकिन इन द नेचर ऑफ ए है, जो उसका मेन ट्रेड था उसके नेचर से ही वो एक्टिविटी आई है। ओके तो वो फ्रीक्वेंसी में नहीं भी होगी तो भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, स्कोप बहुत ज्यादा है। ये सी था। ओके डी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विस इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बेटा, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विस जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के पहले अगर कोई गुड्स खरीदा होगा तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। या बिजनेस क्लोज कर दिया, समझ लो, ओके मैंने कोई फैक्ट्री क्लोज कर दी, और उस क्लोज करने के बाद 3 साल बाद मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि यार तुम्हारी मशीनरी पड़ी हुई है, 3 साल से पड़ी हुई है, सड़ रही है मशीन, ओके मुझे दे दो वो मशीन। तो मैंने 3 साल बाद जो मशीनरी पड़ी थी उसको दे दी, 3 साल बाद सेल किया। जब मैं 3 साल बाद सेल कर रहा हूं तो वो मैं अब रेगुलर में नहीं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस तो क्लोज हो गया है, पर कोई भी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस मैंने सप्लाई किया तो भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। 3 साल बाद जब बेचूंगा तो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में ई क्लॉज, ई क्लॉज क्या कहता है, प्रोविजन बाय, हाँ ये अब देखो क्या है, मैं आपको कह देता हूं जैसे क्लॉज ए बी सी डी, ये जनरल क्लॉज है, मतलब मैं ये डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जनरल एंड स्पेशल। ये जनरल एक्टिविटी है, ये बिजनेस मानी जाती थी, ये पहले से मानी जाती थी, वैट और सीएसटी तब से मानी जाती थी। ओके मेन एक्टिविटी, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी, इन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, बिफोर कमेंसमेंट और क्लोजर, ये पहले से मानी जाती थी। लेकिन ये जो आगे वाली एक्टिविटी है, हो सकता है कि तुम्हारे लेमन लैंग्वेज में ये बिजनेस ना हो, सुनो ध्यान से, हो सकता है कि तुम्हारे लेमन लैंग्वेज में बिजनेस ना हो, पर जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में ये बिजनेस माना जाएगा, और जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बिजनेस माना जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे बिजनेस माना जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर सच बॉडी और फैसिलिटी और बेनिफिट फॉर इट्स मेंबर। मतलब क्या, कोई क्लब है, ओके और वो क्लब अपने मेंबर को कुछ मिनिमम चार्जेस लगा के सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है। आप मेरी बात सुन रहे हो, ओके कोई क्लब है, कोई मिनिमम चार्जेस लगा के कोई सर्विसेज अपने ही मेंबर को दे रहा है, बाहर वालों को नहीं। कोई एसोसिएशन है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, कोई बॉडी है जो अपने ही मेंबर को फॉर सब्सक्रिप्शन मिनिमम चार्जेस लगा के कोई सर्विस दे रही है। अगर लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने सोसाइटी के बाहर नहीं जा रहे, अपने क्लब के बाहर नहीं जा रहे, अपने ही मेंबर को दे रहे हैं। ओके फिर वो क्लब में कोई स्पोर्ट फैसिलिटी होगी वो कम मिनिमम चार्जेस में दे रहे हैं, सोसाइटी में ओके क्लब हाउस होगा, सोसाइटी में मैरिज हॉल होगा, सोसाइटी में कोई ऐसे ओके स्विमिंग पूल होगा, और कुछ मिनिमम चार्जेस लेके आपको, आप मेंबर हो, मिनिमम चार्जेस लेके आपको वो सर्विस दे रहे हैं। तो अगर ऐसी अपनी सोसाइटी अपने मेंबर को, क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर को अगर सर्विसेज दे रहे होगे तो हो सकता है कि वो लेमन लैंग्वेज में बिजनेस ना हो लेकिन जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस है, और वो क्लब एसोसिएशन और सोसाइटी जो है यहां पे अपने मेंबर को जीएसटी चार्ज करेगी, जो भी चार्जेस उनसे लेगी। हाँ हाउसिंग सोसाइटी को आगे मैं कहूंगा, हाउसिंग सोसाइटी को आगे एग्जम्पशन है जो मैं एग्जम्पशन चैप्टर में बताऊंगा। अगर मंथली चार्जेस सोसाइटी के अपने मेंबर को 7,500 या उससे कम होगा तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस तो वो एग्जम्प्ट है, पर 7,500 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल है, हम एग्जम्पशन में देखेंगे। और ख्याल रहे एग्जम्पशन मतलब क्या, कि आपके ऊपर लेवी हो गया पर गवर्नमेंट ने टेम्पररी एग्जम्पशन दिया हुआ है। और ख्याल रखना एग्जम्पशन उसको ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है, सुनना ध्यान से, जिसके ऊपर लेवी है उसको ही एग्जम्पशन दिया जा सकता है, जिसके ऊपर लेवी नहीं उसके ऊपर एग्जम्पशन क्या। अगर आप कह दोगे जाओ अल्कोहल पे हमने जीएसटी का एग्जम्पशन दे दिया, अल्कोहल बोलेगा अरे चुप नालायक, मैं वैसे ही जीएसटी में आता नहीं हूं तो मुझे एग्जम्पशन देके क्या फायदा।
तो एग्जाम्शन तो उसको ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है, यानी लेवी तो है पर फिलहाल एग्जाम्शन है। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, तो ये ई क्लॉज था। एफ, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, मतलब क्या? ओके, एंट्री फीस, मतलब आप अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हो और उसकी एंट्री फीस, एडमिशन मतलब एंट्री फीस, उसकी एंट्री फीस जो लग रही है, कोई इवेंट है उसकी एंट्री फीस लग रही है, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। ओके, उसके बाद में जी, services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course of business or trade, profession or vocation। अब होल्डर ऑफ एन ऑफिस यानी क्या? जैसा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे किसी कंपनी ने, और मैं जीएसटी कंसल्टेंट भी हूँ, तो मुझे किसी कंपनी ने एज अ फाइनेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया और उसके लिए कुछ मुझे मानधन दिया जा रहा है, कुछ ऑनररी अमाउंट दिया जा रहा है कि मंथली बेसिस पे। तो अब देखो, ये जो है ये मेरा कोई रेगुलर प्रोफेशन नहीं है कि कोई कंपनी के डायरेक्टर बनना, नॉमिनी डायरेक्टर बनना, फाइनेंस डायरेक्टर बनना, ये मेरा नहीं है। पर मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे उस ऑफिस का वो पद मिला है, आई एम होल्डर ऑफ द ऑफिस, जिसका कुछ मुझे पैसा मिल रहा है। तो अगर मेरे प्रोफेशन से आए हुए नॉलेज की वजह से किसी ऑफिस का मुझे पद मिल जाए जिसका कंसिडरेशन भी आ रहा है, तो वो कंसिडरेशन पे जीएसटी आएगा। ठीक है, तो ये जो है जी क्लॉज, एच क्लॉज, एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटी ऑफ लाइसेंस बुक मेकर। एक लाइन में कहो क्या, इसको कैसे याद रखना? रेस क्लब के वहां जो भी एक्टिविटी होगी, एनी एक्टिविटी रेस क्लब पे, मतलब पैसा लगाना, पैसा कमाना, और कि टोटली सेटर की, लाइसेंस बुकिंग की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगी वो पूरा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और लास्ट आई क्लॉज पे आता हूं। आई क्लॉज क्या कहता है बिजनेस के डेफिनेशन का? आई क्लॉज ये कहता है, बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई क्लॉज क्या कहता है? देखिए, आई क्लॉज ये कहता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के कोई भी पब ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, क्यों ना एज अ पब्लिक अथॉरिटी हो, पब्लिक के लिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेज हो, वो भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बिजनेस माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। लेकिन मैं आगे बताऊंगा सेक्शन 7(2) में एज वेल एज एग्जाम्शन में, इवन दो बिजनेस माना गया, लेकिन 7(2) में सप्लाई के बाहर रखा गया, एक कुछ बहुत सी एक्टिविटी को एग्जाम्शन भी दिया गया। इसलिए पहला थॉट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटी क्यों ना एज अ पब्लिक अथॉरिटी होगी, है तो बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन आइदर उसको एग्जाम्शन दिया गया या फिर ओके वो 7(2) में सप्लाई के बाहर रखा गया। तो यस बेटा, ठीक है। अब एक सवाल आपका आ सकता है कि भाई सर, यूट्यूब पे मुझे जो पैसा मिल रहा है, ओके पैसा मिल रहा है, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी है? यस, उसके ऊपर भी जीएसटी है बेटा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एडवर्टाइजमेंट की वजह से या आपके लेक्चर की वजह से जो भी पैसा मिल रहा है उसके ऊपर भी टैक्सेस कटते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी है और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बिजनेस की डेफिनेशन सबको समझ में आई? जोर से बोलो यस और नो, जोर से बोलो, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। ठीक है, ये 9 एक्टिविटीज हमने देखी, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया 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 बेटा, दिव्या, वेरी गुड। चलो, ये 9 एक्टिविटी हमने देखी। तो एक बार फिर से, सप्लाई होने के लिए ये चारों एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। पता है आपको, मैंने इतना पढ़ाया ना, आपके इस चैप्टर के लगभग 20-25 पेजेस खत्म हो गए, इतने से इसमें 20-25 देख लेना आपने, 20-25 पेजेस खत्म हो जाएंगे इतने डिस्कशन में। तो ये हमने देखा पहला पार्ट, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, अगर कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरबियरेंस मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ये 9 एक्टिविटी के कोर्स में मिल रहा है या फर्दरेंस ऑफ दिस 9 एक्टिविटी, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। अब ये फॉर कंसिडरेशन में सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैं थोड़ा इस पार्ट पे आता हूं, सेक्शन 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब देखो क्या है, जब भी मैं वर्ड सॉरी बेटा, देखिए,
जब भी मैं यहाँ पे वर्ड सप्लाई कहता हूँ तो जनरली सप्लाई जो होता है ये वर्ड सप्लायर के एंगल से है। सप्लाई ये वर्ड ही सप्लायर के एंगल से, भाई ये बंदे ने सप्लाई किया तो आप क्या समझोगे, ये बंदे ने सप्लाई किया मतलब ये सप्लायर है, लेने वाला कोई दूसरा है। ठीक है, तो सप्लाई ये वर्ड जनरली सप्लायर के एंगल से देखा जाता है। तो ये जो 7-1 है ना, 7-1 सप्लायर, सप्लायर सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बार्टर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मतलब ये सप्लायर कर रहा है। लेकिन एक जो सर्विस थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस बाहर से आ रही है, मतलब सप्लाई करने वाला बाहर बैठा हुआ है जो सप्लायर है, और लेने वाला इंडिया में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंपोर्ट के दो ट्रांजैक्शन होते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सेकंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर तो कस्टम ड्यूटी लगती है और वो कस्टम्स का मैटर हो जाता है, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगती है, इसलिए ओनली गुड्स कवर्ड है कस्टम्स के स्कोप में। व्हाट अबाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विस? ओके, व्हाट अबाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विस? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बेटा जहां तक देखा जाए तो इसके ऊपर जीएसटी लगता है, कस्टम नहीं, जीएसटी लगता है। ठीक है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, पर वो आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट उसके तहत लगता है। ठीक है, वो हमारा मैटर नहीं, मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आता हूँ। तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट को जब सप्लायर बाहर है और रिसिपिएंट इंडिया में है, तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स रिसिपिएंट पे लगाना था, क्योंकि सप्लायर पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सप्लायर तो बाहर बैठा हुआ है, तो रिसिपिएंट पे टैक्स लगाना था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये कंसेप्ट लाया कि भाई सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी यहाँ पे जो सर्विस लेने वाला है, जो इंपोर्ट करेगा, वो उसका सप्लाई माना जाएगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। यानी सप्लायर से नहीं लेंगे, जो रिसिपिएंट है वो उसका सप्लाई माना जाएगा और उससे टैक्स लेंगे। देखो अब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b) क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कि आपने सर्विस इंपोर्ट किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने सर्विस इंपोर्ट किया फॉर कंसिडरेशन, ओके, फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, अगर आप फ्री सर्विस इंपोर्ट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री सर्विस इंपोर्ट करते हो, जैसे आप बाहर से सर्विस ले रहे हो, ओके, वेबसाइट की सर्विस है, यूट्यूब की सर्विस है, गूगल सर्विस है, फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने जो सर्विस लिया उसका पैसा गिन कर दिया, कंसिडरेशन दिया, हो सकता है कंसिडरेशन मनी में दिया हो, अदरवाइज दिया हो, एक्ट दिया हो, फॉरबिडेंस दिया हो, पर आपने कंसिडरेशन दिया होगा तो खत्म, वो सप्लाई में आ जाएगा, रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये रिवर्स चार्ज में आता है बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब वो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आपने जो सर्विस इंपोर्ट की होगी, आपने बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट की होगी तो भी जीएसटी आ जाएगा। यानी बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए। समझ लो, मैं यहाँ पे फार्म हाउस बांध रहा हूँ, अब फार्म हाउस बांधना मेरा पर्सनल फार्म हाउस है, और उसके लिए मैंने आर्किटेक्ट जर्मनी का बुलाया कि भाई तू जर्मनी से मेरे को डिज़ाइन भेज, और आर्किटेक्ट जर्मनी का है, और मैंने आर्किटेक्चरल सर्विस इंपोर्ट की जर्मनी से, मेरे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट की। अगर मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया, ओके, बिजनेस के लिए नहीं किया होगा, तभी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, तभी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, इवन दो ओके मैं बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन सर्विस, कोई आप एजुकेशन सर्विस बाहर से ले रहे हो, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, ओके, जीएसटी देना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का सर्विस अगर आपने बाहर से लिया, पैसा पे किया, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बाद में एग्जम्पशन दे दिया है। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया के किसी भी इंडिविजुअल ने, ध्यान सुनना, इंडिया के किसी भी इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लिया हो, अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लिया हो, तो अभी फिलहाल एग्जम्पशन में रहेगा। वो ठीक है, एग्जम्पशन बात की बात है, पर आपको ये लाइन तो लिखनी है कि जब आप सर्विस इंपोर्ट करोगे तो वेदर और नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब किसी ने पूछा सर नेटफ्लिक्स के केस में क्या है, नेटफ्लिक्स के केस में बेटा ये OIDAR सर्विस मानी जाती है, और ये OIDAR सर्विस जो है, यहाँ पे लाइबिलिटी सप्लायर पे, ये आईजीएसटी एक्ट में डिटेल में है, तो वो आईजीएसटी एक्ट में डिटेल में आप फाइनल लेवल पे होगे तो ठीक है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इंटर लेवल पे आईजीएसटी एक्ट नहीं है। ठीक है, तो जहां तक हमने देखा यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। चलिए अब यहाँ हमारा ये पहला डिस्कशन खत्म होता है 7(1)(a) और 7(1)(b). डन, चलो यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, 1 घंटा और कंटिन्यू करेंगे।